Lecture 421 व्योमलोक द हिमालयन गर्ल चैप्टर 421 व्योमलोक। हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू निकिता, कोमल, प्रिया एंड सैम फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। सच कहूँ ये जो कमेंट्स का नाता है ना, बड़ा खूबसूरत है। अच्छा लगता है आपके ओपिनियन जान के। एंड कभी कभी अगर कहानी लिखने का मन न भी हो तो भी आपके कमेंट्स देख के कमर सीधी कर बैठना पड़ता है, यही सोच के कि चलो किसी को मेरा इंतजार है, वरना घर वालों को तो कोई कदर ही नहीं है। और ऊपर से आज तो ट्रेजेडी हो गई। इश्कजादे नॉवेल के चैप्टर को पब्लिश करते समय ऐप साथ छोड़ गई। ऐप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, जिस वजह से मुझे काफ़ी देर हो गई। इसलिए आज का चैप्टर शायद थोड़ा छोटा होगा, लेकिन आज काम चला लेना यार। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक आपने देखा कि दादाजी जो न जाने कितने ही समय से अपने दिल में ग्रजेस रखे हुए थे, हिमानी की बातें सुन वो जैसे सब पल में भूल जाते हैं। एक छोटी सी लड़की उन्हें जिंदगी की वो सीख दे जाती है जो वो कभी चाह के भी नहीं समझ न पाए। इतने में ही हिमानी और उसके दोस्तों का गैलरी का वो चाव भी खत्म हो जाता है। रुद्र उनकी टिकट्स रीन्यू करने के लिए उनके सामने अपना कार्ड कर देता है, लेकिन दादा स्टाफ को मना कर देते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि बच्चे जब चाहे तब यहाँ आ सकते हैं। हिमानी उनसे मना भी करती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और सबको अपने साथ बैक साइड बने लॉन में ले आते हैं, जिसकी खूबसूरती को देख समीर कहता है कि जन्नत भी इसके आगे पानी भरती होगी। वहाँ 4 से 5 पोर्टेबल इलेक्ट्रिक वाटर व्हील थे, जिन्हें उठा के कहीं भी एडजस्ट कर सकते थे, और मिट्टी का छोटा सा ढेर भी जिसे प्लास्टिक के नीचे कवर करके रखा था ताकि डायरेक्ट सनलाइट में वो सूख न जाए। ये देख हिमानी बोली, दादाजी लेकिन मुझे कुछ भी कहीं आता। अरे माफ़ करना, बातों बातों में तो मैं आपको दादाजी का नाम बताना ही भूल गई। संजय, ये है संजय ठाकुर, उम्र 70 ईयर्स। उन्हें देख के कोई नहीं कह सकता कि वो इतने एजेड है। आज भी बिना छड़ी के चलते हैं। हाँ, गुस्सा ज़रा जल्दी आता है। हिमानी की बात सुन संजय जी मिट्टी के ढेर से प्लास्टिक को हल्का सा हटाते हुए किसी धागे की मदद से मिट्टी को काटते हुए बोले, बेटा जी जब तक आप कुछ नहीं जानती आप सीख सकती हैं, लेकिन जिन आप सीख जाएंगी आप कुछ सीख नहीं सकती। उनकी ये बात अब हिमानी के साथ बाकी सब के भी सिर के ऊपर से जाती है। अनंत बोला, सीख जाने के बाद कोई क्यों ही सीखेगा। उसकी बात सुन वायु बोला, यार तू मुझसे ये सब मत पूछा कर, वैसे भी ये सारी फिलोसफिकल बातें मेरे सिर के ऊपर से जाती हैं, लेकिन यही तो है बेहतर से बेहतरीन का सफ़र। तो वही रुद्र और समीर दोनों ही वहाँ बरामदे की बनी स्टॉर्स पे बैठ जाते हैं और सामने देखने लगते हैं। हिमानी उनसे पूछते हुए बोली, मैं समझी नहीं दादाजी। उसकी बात सुन संजय जी एक बकेट जिसमें पानी भरा हुआ था उसकी ओर इशारा करते हुए बोली, वो बाल्टी देख रही हो। सब उस भरी हुई बाल्टी को देखने लगते हैं। संजय जी मुस्कुराते हुए बोली, जब तक वो भरी रहेगी तब तक आप उसमें और पानी नहीं डाल सकते। ठीक वैसे ही ज्ञान के साथ होता है। अगर आप खुद को ज्ञानी मानते हैं तो आपसे बड़ा अज्ञानी ही कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप इतने ही बुद्धिमान हो तो फिर तो आपको कुछ भी सीखने की जरूरी ही नहीं है। लेकिन जब शून्य होकर सीखोगे तो सब समझ में आएगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी वो उस बाल्टी से एक मग पानी निकालते हुए बोले, ठीक इस बाल्टी की तरह अगर ये खाली होगी तो आप उसे ज्ञान रूपी जल से भर सकते हैं। दादाजी की बात सुन अनंत वायु से पूछते हुए, कुछ समझ में आया? उसकी बात सुन वायु बोला, हाँ आया न, कि अगर बाल्टी भरनी हो तो पहले उसे खाली करना होगा। इतना कह वो अनंत को देखने लगता है। अनंत उसकी बात पे हम्म में सिर हिला देता है। तो वहीं उनके पीछे वाली स्टेप पे खड़े भूमि, अग्नि और नील उनकी बातें सुनने के बाद एक दूसरे को हैरानी के साथ देखने लगते हैं। उनकी बात सुन भूमि बोली, इन्हें देख के तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम कुछ ही ज़्यादा दिमाग चलाते हैं। उसकी बात सुन अग्नि बोली, अरे दिमाग छोड़ो, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ये दोनों इतना अच्छा सोच कैसे लेते हैं। अग्नि और भूमि की बातें सुन नील बोला, मुझे तो दोनों ही कुंभ के मेले के बिछड़े भाई लगते हैं। दोनों दिमाग से पैदल। फिर दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। उनकी तीनों की बातें सुन अनंत और वायु पीछे पलट के देखते हैं। अनंत पूछते हुए बोले, तुम तीनों हम दोनों के बारे में बात कर रहे हो? अनंत की बात सुन भूमि मुस्कुराते हुए, हम वो क्या है न, नील को लगता है तुम दोनों कुंभ के मेले के बिछड़े भाई हो, दोनों पागल। भूमि की बात सुन अनंत और वायु दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों एक साथ, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। और फिर दोनों ही हंस देते हैं और उन दोनों की बातें सुन उन तीनों को भी हंसी आ जाती है। तो वही पवन देव इस वक्त व्योमलोक में खड़े थे।
व्योमलोक देखने में ऐसा था जैसे स्वर्ग, बादलों के बीच बना एक बड़ा सा साम्राज्य। एक अलग ही दुनिया, वहां भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी थे, लेकिन सब मायावी, जो पलक झपकते ही बादलों में गायब हो जाते थे। व्योमदेव का महल भी देखने में संगमरमर के सफेद पत्थरों की तरह था। महल के दोनों ओर बहते झरने देखने में ऐसे लगते थे जैसे पारियों के किस्से कहानियों में होता है। पवन देव बिना देरी किए व्योमदेव से मानसिक तरंगों की मदद से बात करते हैं और उन्हें ढूंढते हुए उन्हीं झरनों के ऊपर पहुंच जाते हैं। पवन देव को सामने देख व्योमदेव मुस्कुराते गए बोले, क्या बात है पवन देव, बड़े दिनों के बाद आना हुआ। सुना है आजकल आप गुरु बन बच्चों में शिक्षा बांट रहे हैं। पवन देव उनकी बात सुन हल्की नाराजगी के साथ बोले, लगता है आचार्य से कह के आपके लिए भी गुरुकुल बनवाना पड़ेगा। वैसे भी आजकल देवों को काम ही क्या है, अब न असुरों से युद्ध होते हैं और न ही पहले की तरह हिसाब किताब। अब तो जब मन किया बरसो, जब मन किया आंधी तूफान ले आओ। पवन देव की बात सुन व्योमदेव ठहाका मार के हंसते हुए बोले, अरे आप तो बुरा मान गए, क्यों हमारी खुशहाल जिंदगी में तूफान लाना चाहते हैं। अरे जीने दीजिए हमें, वैसे भी मनुष्य हमसे ज्यादा समझदार हो चुके हैं। रीयूज, रेड्यूज, रिसाइकिल और न जाने क्या क्या। उन्हें अब पानी के लिए बारिश की नहीं बल्कि हैंडपंप की जरूरत है। समंदर के पानी से नमक बनाना सीख गए हैं और उस पानी को शुद्ध करके पीना भी, पानी को बड़े बड़े टंकियों में बचाना भी, हवा में उड़ना भी और दूरभाष से बात करना भी, चलचित्र वीडियो कॉल से सामने सामने बात करना भी। इन्हें देवों की क्या आवश्यकता। उनकी बात सुन पवन देव बोले, और व्योमदेव आप भी क्या ला के बैठ गए, आप वो सब छोड़िए, अभी हम आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। व्योमदेव पूछते हुए, यह जरूरी बात। पवन देव आगे बोले, हाँ जरूर बात, 2 दिन बाद अनंत का जन्मदिन है, यानी कि समय आ गया है, उन्हें उनकी शक्तियां मिल जाएंगी। लेकिन इतना कह वो रुक जाते हैं। तभी व्योमदेव पूछते हुए, यह लेकिन क्या। पवन देव आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। उनकी बात सुन पवन देव बोले, अनंत की शक्तियां अनियंत्रित होगी, उन्हें काबू करने के लिए उन्हें समय लगेगा, इसलिए हमें उनकी शक्ति के लिए भी कुछ उपाय खोजना होगा, बिल्कुल अग्निदमनम वलय की तरह। उनकी बात सुन व्योमदेव भी सोच में पड़ जाते हैं, क्या होगा आगे, क्या अनंत की शक्तियों का तोड़ ढूंढ पाएंगे पवन देव और व्योमदेव। चैप्टर 422 वज्रमणि, द हिमालयन गर्ल। चैप्टर 422 वज्रमणि। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। थैंक यू रिया, सैम, कोमल एंड निकिता जी फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। सैम जी, अगर कल का चैप्टर आपके भी अनंत और वायु की तरह सिर के ऊपर से चला गया है तो फिर हाउ बैड राइटर एम आई, जो अपनी बात भी नहीं समझा सकी। लगता है एक चुल्लू भर पानी ढूंढना पड़ेगा मुझे अपने लिए। चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक आपने देखा कि पवन देव व्योमदेव से बात करने के लिए व्योमलोक जाते हैं और उन्हें पूरी समस्या से अवगत करवाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें समस्या का हल नहीं मिला था। पवन देव अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए व्योमदेव से पूछते हुए बोले, व्योमदेव, कोई तो रास्ता होगा जिससे अनंत की शक्तियों से नियंत्रित किया जा सके। व्योमदेव अभी भी गहरी सोच में खोए हुए थे। उन्हें ऐसे खोया देख पवन को भी थोड़ा निराश होने लगते हैं, क्योंकि आने वाले समस्या बड़ी थी और हल अभी तक नहीं मिला था। तभी व्योमदेव अपनी खामोशी को तोड़ते हुए बोले, पवन देव, एक रास्ता है। व्योमदेव की बात सुन पवन देव को एक आशा की किरण नजर आती है। व्योमदेव की बात सुन पवन देव उनसे उत्सुक होकर पूछते हुए बोले, और वो रास्ता क्या है व्योमदेव। रास्ता तो है लेकिन हम और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इतना कह वो उन्हें देखने लगते हैं। पवन देव को उनकी गोलमोल बातें समझ में नहीं आती। वो उन्हें देखते हुए बोले, आपके कहने का अर्थ क्या है व्योमदेव। रास्ता है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। व्योमदेव दूर शून्य में देखते हुए बोले, रास्ता है और वो है वज्रमणि। उनकी बात सुन पवन देव आश्चर्य के साथ उन्हें देखने लगते हैं, ऐसे जैसे उन्होंने कुछ गलत सुना हो। वो व्योमदेव को देखते हुए बोले, वज्रमणि। लेकिन व्योमदेव पवन देव के आश्चर्य को दूर करते हुए बोले, एक वज्रमणि ही एकमात्र ऐसी मणि है जो अगर किसी के पास हो तो उस पर हमारी शक्तियां काम नहीं करती। उनकी बात दिन पवन देव बोले, लेकिन समस्या वज्रमणि नहीं है कि आपकी शक्तियां उस पे काम करती हैं या नहीं, समस्या यह है कि उसे लाएगा कौन, क्योंकि देव वज्र नगरी में नहीं जा सकते, उनका वहां जाना वर्जित है। व्योमदेव एक गहरी सांस लेते हुए बोले, उसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है पवन देव। अनंत की शक्तियों को नियंत्रित करने का मात्र यही एक रास्ता है, और दूसरा रास्ता उसके चक्रों को उजागर करना।
जो एक दिन में असंभव है। कल रात 12 बजते ही अनंत को उनकी शक्तियां मिल जाएगी और हमारे पास सिर्फ ये 2 दिन है। उनकी बात सुन पवन देव बोले, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि मणि लाएगा कौन। व्योमदेव उनकी बात सुन हल्के मुस्कुराते हुए बोले, हम वहां नहीं जा सकते तो क्या, हमारे अंश तो वहां सकते हैं, क्योंकि वो इंसान है और इंसान वज्र नगरी में वर्जित नहीं है। उनकी बात सुन पवन देव अब अपनी चिंता जताते हुए बोले, लेकिन वज्र नगरी एक मायावी प्रांत है, और जब उन्हें पता चलेगा कि वो वहां वज्र मणि लेने आए हैं, तो वज्र नगरी के वासी उनके जान के दुश्मन बन जाएंगे। पवन देव को बात सुन व्योमदेव बोले, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है वो हमारे साथ आके व्योमलोक में रहे। हम खुद उनका प्रशिक्षण करेंगे, लेकिन इसमें न जाने कितना समय लगेगा। वो तब तक धरती पे नहीं जा सकते जब तक वो अपनी शक्तियों को काबू करना न सीख जाएं। व्योमदेव की बात सुन पवन देव सोचने पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तीनों ही रास्ते नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे। वज्र मणि को लाना, या उनके चक्रों को जागृत करना, या फिर उन्हें व्योमलोक लाना, तीनों ही आसान नहीं थे। तो वहीं संजय जी हिमानी को मिट्टी और पानी देते हुए उसे वहां रखे छोटे टेबल पे बैठने को कहते हैं। पॉटर व्हील इलेक्ट्रिक था, इसलिए उसे हाथ से घुमाने की जरूरत नहीं थी। साथ ही वो उसके दोस्तों से भी पूछते हैं कि क्या कोई इस काम को सीखना चाहता है। तो भूमि आगे आते हुए बोली, मुझे भी सीखना है। भूमि को देख अनंत भी अपना हाथ खड़ा करते हुए बोला, और मुझे भी। उसे जाते देख वायु खुद से ही बोला, ये अनंत भी न भूमि के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी अग्नि बोली, दादाजी मुझे सोप पे क्राफ्ट करना है। अग्नि की बात सुन संजय जी अपने यहाँ काम करने वाले एक वर्कर को आवाज लगा कि कुछ सोप और क्राफ्टिंग टूल्स लाकर उन बच्चों को देखने को कहते हैं। थोड़ी ही देर में वो वर्कर उन्हें सामान देकर चले जाता है। अग्नि, नील यहाँ तक कि समीर भी 2 सोप उठा लेता है, एक अपने लिए और एक वो रुद्र को देखते हुए बोला, ले भाई टाइम पास करने के लिए अब यही सही। लेकिन रुद्र उस सोप को देखने लगता है। ये देख वायु बोला, यहाँ सब आर्टिस्टिक भरे पड़े हैं सिवाय मेरे। इतना कह वो एके भरते हुए खुद से बोला, चल वायु कुछ और न सही सभी वीडियो तो बना ही सकता है। इतना कह वो खुद को चीयर करता है। तो वहीं नील और अग्नि फोन देखते हैं ताकि कुछ आइडिया ले सके कि उन्हें क्या क्राफ्ट करना है। संजय जी भी हिमानी के सामने बैठे उसे बता रहे थे कि उसे कैसे गीली मिट्टी को हल्के साथ से पकड़ना है और कैसे उसे आकार देने की कोशिश करनी है। अनंत और भूमि दूसरे पॉटर व्हील पे आमने सामने बैठ के संजय जी की बातों को समझते हुए मिट्टी को आकार देने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वायु सबकी वीडियो बना रहा था। लेकिन वीडियो बनाते समय वायु नोटिस करता है कि रुद्र ट्रांसपेरेंट सोप पे क्राफ्टिंग नाइफ से कुछ बना रहा है, वो भी काफी शिद्दत से, जैसे वो जनता हो उसे क्या बनना है। तो वही समीर तो अभी इस सोप को उलट पलट के ही देख रहा था। तभी वो सोप को नोज के पास ले जा उसे स्मेल करता है और मुस्करा देता है। शायद उसे इस सोप की खुशबू कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी थी। वायु सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। ये देख उसे हंसी आ जाती है। अभी उन्होंने काम शुरू ही किया था कि थोड़ी ही देर में मधुमती जी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। वो चाय के साथ रंग बिरंगे चावल के पापड़ तल के लाई थी। वैसे सर्दियों में चाय के साथ पापड़ का मजा ही कुछ और है। वैसे हमारे यहाँ तो उन्हें पापड़ ही कहते हैं, आपके यहाँ का पता नहीं। अगर कुछ और कहते होंगे तो कमेंट में जरूर बताना। तभी वो सभी बच्चों को हाथ धोकर चाय नाश्ता करने को कहती है। सब उनकी बात मानते हुए जल्दी से वही बरामदे में बने वाशबेसिन में हाथ धोकर चाय पीने के लिए बरामदे पे बैठ जाते हैं। खिली हुई धूप सामने का खूबसूरत नज़ारा, जबकि वो उन्हें वहां लगी वुडन चेयर्स पे बैठने को कहती हैं। लेकिन सबको ग्रुप में बैठ के बातें भी तो करनी थी, इसलिए मधुमती जी भी वही बनी सीढ़ियों पे बैठ जाती हैं। रुद्र सिर्फ चाय का कप उठता है, क्योंकि उसके पापड़ खाने का कोई इरादा नहीं था। उसे तो सिर्फ अपना काम करना था, जिसे वो अभी भी कर रहा था। क्या होगा आगे, क्या है ये वज्र मणि, और क्यों है देवों का वज्र नगरी में जाना वर्जित। अगर देव नहीं तो कौन जाएगा उस मणि को लेने। चैप्टर 423 रूडर की ड्रीम गर्ल, द हिमालयन गर्ल। चैप्टर 423 रूडर की ड्रीम गर्ल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। थैंक यू सैम, प्रिया, निकेता एंड कोमल जी फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। कोमल जी, जानती हूँ कल का चैप्टर छोटा था, इसलिए आपसे माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक आपने देखा कि मधुमती जी सबके चाय नाश्ता ले आई थी। वो सबको जल्दी हाथ धोकर चाय लेने को कहती है।
सभी वही बरामदे में बैठ जाते हैं और चाय के साथ पापड़ का मजा लेने लगते हैं। संजय जी रुद्र को देख रहे थे। वो रुद्र से बोले, लगता है आपको इसका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। उनकी बात सुन रुद्र उन्हें एक नज़र देखते हुए बोला, नहीं, बल्कि आज पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूँ। रुद्र की बात सुन संजय जी आगे कुछ नहीं कहते और अपनी चाय पीने लगते हैं। लेकिन रुद्र अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी था, इसलिए वो चाय का सिप लेते हुए भी अपना काम करता रहता है। तभी मधुमती जी सबसे उनकी स्टडीज के बारे में पूछती हैं, तो सब उन्हें अपने अपने स्ट्रीम के बारे में बता देते हैं। चाय पीने के बाद सब एक बार फिर अपने अपने काम में जुट जाते हैं। तो वहीं अग्नि और नील दोनों ने ही स्वान चुने थे बनाने के लिए। वो दोनों एक एक बना रहे थे, जिससे वो एक पैर बन के तैयार हो जाता। बीच बीच में दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते। वायु सबकी वीडियो बनाने के बाद बरामदे की सीढ़ी पे बैठ जाता है और सबको देखने लगता है। ये देख समीर उसे भी एक सोप देते हुए बोले, वायु जानता हूँ मेरे और तुम्हारे, हम दोनों के ही बस की बात नहीं है ये काविंग, लेकिन बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है हम दोनों भी शुरू हो जाएं। समीर की बात सुन वायु हाँ में सिर हिला देता है। वो दोनों भी नेट स्क्रॉल कर देखने लगते हैं कि वो क्या बनाए। फिर दोनों कार्टूनों को कार्टून ही पसंद आते हैं, एक शिनचैन और एक डोरेमोन दोनों ही बनाने बैठ जाते हैं। तो वहीं हिमानी बहुत जल्द ही मिट्टी को हल्के हाथ से संभालना सीख जाती है और फिर वो एक फूलदान बनाने लगती है। भूमि और अनंत दोनों ही एक साथ मिट्टी से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों की वजह से ही वो बार बार बिगड़ जाता, या यूं कहो अनंत की वजह से बिगड़ जाता। भूमि अब उससे दुखी हो चुकी थी। वो अपने हाथ वापस खींचते हुए बोली, अनंत अब तुम ही बनाओ, मैं कुछ नहीं बनाने वाली। न खुद कुछ बना रहे हो न मुझे बनाने दे रहे। उन्हें लड़ते देख हिमानी को हंसी आ जाती है। उसकी बात सुन अनंत क्यूट सा फेस बनाते हुए बोला, अरे कुछ बने तो बनाऊं ना, अब मैं भी क्या करूं, ये गीली मिट्टी है ही इतनी कमजोर, हाथ लगाते ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। वो शिकायत करते हुए मासूमियत का पिटारा लग रहा था, जो वो था नहीं। उसकी बात सुन भूमि को हंसी आ जाती है। वो उसे देखते हुए बोली, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात सुन अनंत भोली सी शक्ल के साथ बोला, तभी तो कह रहा हूँ, सीखा दो ना। उसकी बात सुन भूमि मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देती है। लगभग 1 घंटे के बाद रुद्र भी अपनी काविंग पूरी कर चुका था। जैसे ही उसने कंप्लीट की वो उसे ऊपर उठा के देखने लगता है। ये बिल्कुल वैसी थी जैसी उसने इमेजिन की थी। समीर की जब उस पे नजर गई वो उसे देखते हुए बोला, तुमने कंप्लीट भी कर दी। समीर की बात सुन सब उस ओर देखने लगते हैं, तो रुद्र के हाथ में जैसे एक छोटी सी मूर्ति थी, जो देखने में किसी लड़की की तरह लग रही थी। सभी ये देखने के लिए कि उसने क्या बनाया है, उसके पास आ जाते हैं। ये एक लड़की की मूर्ति थी, या यूं कहूं कि ये रुद्र की वो ड्रीम गर्ल थी जो अक्सर उसके सपनों में आके उसकी नींदें ले उड़ा के जाती थी। देखने में सोप क्राफ्टिंग ऐसी लग रही थी जैसे किसी प्रोफेशनल ने बनाया हो। ऊपर से वो ट्रांसपेरेंट सोप पे बनी थी, तो ऐसी लग रही थी जैसे कांच की मूर्ति हो जो नीचे गिरते ही टूट जाएगी। समीर उस छोटे से स्टैच्यू को देख मुस्कुराते हुए, वाह एक लड़की, वैसे ये है कौन? वो यूं ही उसे टीज करते हुए बोला। रुद्र अपने हाथ में पकड़ी स्टैच्यू को देखते हुए जरा खोए हुए ढंग में बोला, यही तो नहीं पता ये कौन है। रुद्र को यूं खोया देख समीर समझ जाता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उससे कन्फर्म करते हुए बोला, द ड्रीम गर्ल। समीर की बात सुन रुद्र उसे देखने लगता है। रुद्र की आंखों में कुछ बेचैनी थी। रुद्र को रह रह के वही सपना याद आ रहा था जब वो उस घाटी पे थे और उस लड़की ने उससे कुछ कहा था। वो बार बार उस शब्द को याद करने की कोशिश कर रहा था। कहीं न कहीं वो जानता था वो कोई कड़ी है। वो लड़की उसे कुछ तो बताना चाहती थी, लेकिन क्या? और वो बुरा आदमी। सब पहेली बन के रह गए थे। सवाल कई थे, लेकिन जवाब शायद उस लड़की के पास थे। उन दोनों की बातों सबने सुन ली थी और हिमानी बस अपने मिट्टी लगे हाथों को आपस में उलझाए हुए उस स्टैच्यू को एकटक देख रही थी, जैसे न जाने वो क्या हो। तभी अग्नि रुद्र के बगल से झांकते हुए उस स्टैच्यू को देखते हुए बोली, लेकिन चाचू आपने इसका फेस क्यों नहीं बनाया? स्टैच्यू बिल्कुल वैसा था जैसी लड़की अक्सर उसे देखती थी, लेकिन रुद्र ने उसे एक फूल पे बैठे हुए बनाने की कोशिश की थी। उसके लंबे बाल उड़ के मानो उसके चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि हमेशा होता था। वो चाह के भी उसके चेहरे को नहीं देख पाता था, इसलिए मूर्ति भी वैसी थी। तभी समीर उसके कंधे पे हाथ रख उसे सोच की दुनिया से बाहर लाते हुए बोला, रुद्र तेरा तो देख लिया, अब जरा मेरा भी देख ले। इतना कह वो अपनी क्रिएटिविटी सबको दिखाने लगती है।
समीर ने डॉमन बनाया था, लेकिन एक थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा भी उससे अच्छा बना सकता था। समीर की क्राफ्टिंग को देख सभी को हंसी आ जाती है। अनंत उसे आर्टवर्क को झांक के देखते हुए बोला, कम से कम इसकी नाक तो बना देते चाचू। बेचारा सांस कैसे लेगा, और पॉकेट कहाँ है इसकी। इससे बचकाना डॉमन शायद कि किसी ने देखा होगा। उसकी तो नाक भी नहीं थी, क्योंकि वो समीर से बनाते हुए गलती से टूट गई थी। ये देख सभी हंस देते हैं। नील का भी स्वॉन रेडी हो चुका था, लेकिन अग्नि को अभी भी उसके पंखों में डिटेलिंग करना बाकी था। लेकिन वो स्वॉन का पैर एक साथ देखने में काफी अच्छा लग रहा था। तभी हिमानी बोली, वैसे तुमने क्या बनाया है हिमानी? तो वही हिमानी ने एक छोटा सा फ्लावर पॉट बनाने की कोशिश की थी, जो देखने में ट्रम्पेट वाज की तरह था। हाँ, फिनिशिंग में अभी भी थोड़ी कमी थी, लेकिन पहले अटेम्प्ट के हिसाब से 9/10 तो था। तो वहीं अनंत और भूमि के आर्टवर्क एक साइड से परफेक्ट और दूसरी तरफ से टेढ़े मेढ़े थे। जैसे कि भूमि ने प्लेट बनाने की कोशिश की तो अनंत ने अपनी तरफ से उसे टेढ़ा कर दिया था। फिर जब उसने पॉट बनाने की कोशिश की तो उस पॉट में भी एक तरफ से बैंड पड़ जाता है, क्योंकि अनंत में उसे कुछ ज्यादा ही दबा दिया था, जिस वजह से वो सभी उन पे हंस देते हैं। तो वहीं अग्नि भी कुछ देर में अपनी क्राफ्टिंग पूरी कर लेती है। वायु ने भी जैसे तैसे शिनचैन बना ही दिया था। सबका काम कंप्लीट होने के बाद अग्नि बोली, एक सेल्फी तो बनती है, क्यों चाचू? इतना क्या, वो अपना फोन निकाल लेती है। सब अपने अपने आर्टवर्क के साथ खड़े थे। भूमि भी अपने टेढ़े मेढ़े पॉट के साथ खड़ी थी और अनंत को घूर रही थी, जबकि अनंत मुस्करा रहा था। अग्नि बोली, से चीज। सब एक साथ मुस्कराते हुए, चीज। तभी वहां संजय जी भी आ जाते हैं। वो सबको देखते हुए बोले, तो आप सबका काम हो गया? सब हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी संजय जी बोले, तो चलिए हम आपको कुछ और भी दिखाना चाहते हैं। उनकी बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी हिमानी पूछते हुए बोली, कुछ और भी? लेकिन क्या दादाजी? हिमानी की बात सुन वो मुस्कुराते हुए बोले, अभी तक जो आपने देखा वो सब तो मॉडर्न आर्ट था, लेकिन कुछ एंटीक देखना चाहते हो, जैसे राजा महाराजा के टाइम का? तो चलो। उनकी बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, और भला कौन ही मना करने वाला था। सब उनके साथ सीढ़ियों से होते हुए आर्ट गैलरी की ऊपर वाली तीसरी मंजिल में आ जाते हैं। दादाजी रूम को अनलॉक करते हैं। जैसे ही सब अंदर आए और उस रूम को सबकी आंखें बाहर आने को थी, क्योंकि ये रूम नीचे वाले से भी बड़ा था और यहाँ रखे आर्ट वर्क देखने लायक थे। तभी दादाजी एक बड़े से एंटीक हिंदू भगवान की मूर्तियां, लॉर्ड बुद्धा और देवी तारा के स्टैच्यू, हाथी, घोड़े, पॉट्स और न जाने क्या क्या। लेकिन वहाँ सिर्फ वही नहीं बल्कि लकड़ी और लोहे से बने स्टैच्यू भी थे। तभी रुद्र की नज़र एक वुडन आर्टवर्क पे ठहर जाती है, जिसे देख वो उसकी ओर बढ़ जाता है, जो ग्लास के शोकेस में रखा हुआ था। क्या होगा आगे? क्या देखा होगा रुद्र ने? क्या रुद्र समझ पाएगा सपने में दिए उस लड़की के क्लू को? चैप्टर 424 आप यहाँ क्या कर रहे हैं? द हिमालयन गर्ल। चैप्टर 424 आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि संजय जी सबको अपने साथ आर्ट रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ सदियों पुराना कला का सामान रखा हुआ था, जो देखने लायक था। तभी वहां रुद्र की नज़र एक वुडन आर्ट वर्क पे जाती है, जो शोकेस के अंदर रखा हुए था। रुद्र उसे गौर से देखने लगता है। ऐसा ही एक वुडन आर्ट वर्क उसने अभिमन्यु के घर पे भी देखा था, दरवाजे के ऊपर। रुद्र संजय जी से पूछते हुए बोला, अंकल क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? रुद्र को एक वुडन आर्ट वर्क के बारे में पूछते देख समीर भी वहां आ जाता है। वो रुद्र को आंखों के इशारे से पूछता है, तो रुद्र अभी उसे शांत रहने को कहता है। रुद्र की बात सुन संजय जी एक नज़र वुडन आर्टवर्क को देखते हैं, फिर रुद्र को। वो रुद्र को देखते हुए बोले, बेटा इसके बारे में तो हम भी ज़्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं हमारे दादाओं को ये बत्तरा परिवार ने दिया था, वही परिवार जो एक वक्त पे लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता था। उनकी बात सुन रुद्र के इसके अंदर रखी नक्काशी को देखते हुए बोला, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? रुद्र की बात सुन संजय जी मुस्कुरा देते हैं और केस को खोलते हुए उस वुडन फ्रेम को निकाल के देखने लगते हैं और फिर उसे संभाल के टेबल पे रख देते हैं। रुद्र उनकी मदद करता है। वो नोटिस करता है कि ये काफ़ी ज़्यादा भारी थी। नॉर्मली वुड इतनी भारी नहीं होती, जबकि उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा था। इसी वजह से रुद्र उनसे पूछते हुए बोला, क्या आप जानते हैं ये किस वुड से बना है? रुद्र की बात सुन संजय जी बोले, बेटा ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि हम भी नहीं जानते ये किस लकड़ी से बनी है। रुद्र उसे बारीकी से नोटिस करता है।
समीर भी उसे देख रहा था। रुद्र कुछ देर बाद फिर उनसे पूछते हुए बोला, क्या मैं इसकी एक फोटो ले सकता हूँ? संजय जी हाँ में सिर हिलाते हुए बोले और बिल्कुल। रुद्र भी जल्दी से फोन निकाल के उसकी 2-4 अलग अलग एंगल से फोटो क्लिक करने के बाद उन्हें थैंक्स कहता है। उसके दिमाग में इस वक्त काफी सारी चीजें एक साथ चल रही थी। कुछ सोच के वो खुद से ही बोला, लगता है मान के दादा से मिलना ही होगा। उन्हीं के पास लाइब्रेरी से जुड़े सवालों के राज हैं। वहाँ की सारी चीजें देखने के बाद वो सभी नीचे आ जाते हैं। अब तक लगभग सबको 2 बज चुके थे। सभी संजय और मधुमती जी से अलविदा लेते हैं। संजय और मधुमती जी का मन तो नहीं था, लेकिन वो उन्हें रोक भी तो नहीं सकते थे। भूमि जाने से पहले उस आर्ट गैलरी की फोटो लेती है और साथ ही वायु ने अंदर जितनी ही फोटो और वीडियो बनाई थी उन्हें सेंड करने को कहती है। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। सब ने अपने अपने आर्ट वर्क भी साथ के लिए थे और उन्हें देख के खुश हो रहे थे, खासकर अनंत। तो वहीं अनंत को अपनी अजीबोगरीब आर्ट वर्क पे इतना खुश होते देख भूमि उसे देखते हुए बोली, उसे देख के खुश होना बंद करो, तुम्हारी वजह से इतना अच्छा पॉट बेचारा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसका पोस्टमार्टम कर दिया हो। भूमि की बात सुन अनंत भूमि को पहले तो घूर के देखता है, फिर बड़ी ही प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए बोला, भूमि तुम ऐसे मुझे कुछ नहीं कह सकती, ये तुम्ही ने बनाया है, मैं तो बस तुम्हें सहारा दे रहा था। उसकी बात सुन भूमि को छोड़ सभी हंस देते हैं। भूमि उसे घूरते हुए बोली, सहारा? अनंत हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ सहारा, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक टिप देता हूँ नील और वायु, ये लड़कियां न कभी खुश हो ही नहीं सकती। इन्हें एफर्ट्स नहीं सिर्फ गलतियां दिखती है। इतनी मेहनत से बनाया है, ये नहीं कि थोड़ी तारीफ ही कर दे। भूमि उसे देखते हुए, यह तारीफ वो भी तुम्हारी? मेरी क्या मति मारी गई है, सारे काम का सत्यानाश कर दिया। इतना कह वो हंस देती है और उसके साथ बाकी सब भी। हिमानी हंसते हुए, मुझे नहीं पता था भूमि तुम भी लड़ना जानती हो, मुझे तो लगा था तुम भीगी बिल्ली हो। तभी अग्नि हंसते हुए बोली, लेकिन ये तो शेरनी निकली। थोड़ी देर बाद वो सब कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज में रुद्र का लेक्चर अटेंड करने के बाद वो सब घर के लिए निकल जाते हैं। जब सब घर पहुंचे तो रीवा और क्रिस्टीन आंगन में खड़ी थी। रीवा आज वहां के फूलों की कटिंग कर रही थी और दीदा बरामदे में बैठकर उन्हें देख रही थी। नील और उसके दोस्तों को गाड़ी से उतरते देख रीवा मुस्कुराते हुए, आप सब आ गए? उनकी बात सुन नील मुस्कुराते हुए, यस मॉम। इतना कह वो दीदा के शोल्डर पे सिर रखते हुए बोला, कैसी है दीदा? दीदा मुस्कुराते हुए एकदम चकाचक। दीकरा इतना कह वो मुस्कुरा देती हैं। बाकी सब भी नील के पास आ जाते हैं लेकिन बैठते नहीं। क्रिस्टीन अपनी एसेंट में उन सब से पूछते हुए, तुम सब रुद्र के ही कॉलेज में पढ़ता है? क्रिस्टीन की बात सुन सब हाँ में सिर हिला देते हैं। फिर वो उनसे रुद्र के बारे में पूछते हुए बोली, तो रुद्र नहीं आया? उसकी बात सुन हिमानी चिढ़ते हुए मन में, हम आ गए हैं तो वो भी आ जाएंगे। ये इतना डिस्परेंट क्यों हो रही हैं, जैसे पहली बार प्रोफेसर साहब से मिल रही हो। यही सब सोचते हुए उसका मुंह बन जाता है। अभी वो सोच ही रही थी कि गेट से हॉर्न की आवाज जाती है। ये रुद्र की गाड़ी थी जिससे समीर और रुद्र दोनों बाहर आते हैं। समीर उसे देखते हुए, तो क्रिस्टी कैसा रहा तुम्हारा दिन? क्रिस्टीन मुस्कुराकर थम्स अप का इशारा करते हुए बोली, अच्छा था। एंड योर्स? मेरा भी अच्छा था। इतना कह वो मुस्कुरा देता है और फिर वो रीवा से बात करने लगता है। वो दोनों शायद प्लांटेशन के बारे में ही बातें कर रहे थे। क्रिस्टीन रुद्र देख मुस्कुराते हुए, एंड हाउ वॉज योर डे रुद्र? रुद्र भी मुस्कुराते हुए, इट्स गुड। एंड वॉट अबाउट यू? वो तो नहीं हुई। रुद्र की बात सुन क्रिस्टीना में सिर हिलाते हुए बोली, नो एक्चुअली इट्स वॉज अ ग्रेट डे। तभी वो आगे बोली, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी बनाता है। इतना कह वो उसे देखने लगती है। वहां खड़े सभी कभी रुद्र को देखते तो कभी क्रिस्टीन को। क्रिस्टीन कुछ ज्यादा ही कैजुअल थी रुद्र के साथ। हिमानी मन में कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती लगती है दोनों में। तो वही वायु भी ये देख अनंत से बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तेरे चाचू ने हमारे लिए चाची ढूंढ ली है। उसकी बात सुन अनंत वायु को घूर के देखता है। हिमानी ने भी उसकी बात सुन ली थी। वो क्रिस्टीन को यूं रुद्र से इतने प्यार से बात करते देख ही चिढ़ जाती है। वो अपना पॉट अग्नि को देते हुए बोली, इसे तुम रख लो, मैं घर चलती हूँ, बाय। इतने कह वो वहां से चली जाती है। कोई भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। तभी रुद्र क्रिस्टीन से बोला, नो क्रिस, कॉफी नहीं चाय, आई विल मेक वन फॉर यू, यू गोना लव दैट। रुद्र की बात सुन क्रिस्टीन अपनी आईब्रोज उठाते हुए बोली,
टी, यू मीन चाय। लेकिन तुम्हें तो कॉफी पीता था ना। रुद्र हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन अब चाय पसंद है, एंड ट्रस्ट मी यू गोना लव दैट। मैं जल्दी से फ्रेशन अप होकर सबके लिए चाय बनाता हूँ। इतना कह वो जैसे ही जाने को हुआ, तभी उसकी नज़र सामने खड़े सभी बच्चों पे चली जाती है। वो सभी बच्चों को देखते हुए थोड़ा रूड वॉइस में बोला, और तुम सब ये मत सोचना आज के लिए तुम सब बच जाओगे। मैं खुद देखूंगा कि तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी है। रुद्र की बात सुन अनंत हैरत के साथ पूछते हुए बोला, क्या सबको मिलेगी? रुद्र बोला, कुछ ऐसा हो समझ लो। इतना कह वो निकल जाता है तो वहीं अनंत खुश होते हुए, यस। उसे इतना खुश होते देख बाकी सब उसे घूर के देखते हैं। ये देख वायु चिढ़ते हुए बोला, अब तुझे किस बात की खुशी हो रही है? उसकी बात सुन अनंत पूछते हुए बोला, तुम में से किसी ने 3 इडियट्स देखी है? उसकी बात सुन सब बोले, हम सिवाय नील के। तभी अनंत बोला, उसने एक डायलॉग है। अग्नि उसे देखते हुए, यह कौन सा? ऑल इज वेल। उसकी बात सुन अनंत बोला, अरे नहीं, वो है न कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, और जब वही दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और भी दुख होता है। उसकी बात सुन वायु बोला, तो इसका हमसे क्या लेना देना? अनंत मुस्कुराते हुए, यह ज्यादा नहीं, बस इतना कि मुझे खुशी है कि सजा भुगतने वाला मैं अकेले नहीं हूँ। मतलब अगर मैं भूखा सोऊंगा तो तुम्हें भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा। है न कमाल की बात? मुझे अपनी पुनिशमेंट के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन अब जब सबको पनिशमेंट मिल रही है तो मुझे थोड़ा कम बुरा लग रहा है। इतना कह वो अंदर चला जाता है, तो वही बाकी सब उसे देखते रह जाते हैं। ये देख भूमि बोली, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? वायु भी चिढ़ते हुए, यह कमीना कहीं का। भूमि और वायु भी उसे कोसते हुए अंदर चले जाते हैं। नील और अग्नि ये देख मुस्करा देते हैं। नील अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, अब हम भी चलें? अग्नि हाँ में सिर हिला देती है। वो चलते हुए नील से बोली, नील। नील चलते हुए, यह हम माँ। अग्नि बोली, क्या तुम मुझे अपना RPCS दे सकते हो? नील उसे सवालिया निगाहों के साथ देखते हुए, यह तुम्हारा मतलब है ये स्वान टू? अग्नि हाँ में सिर हिला देती है। ये देख नील बोला, लेकिन क्यों? अग्नि बोली, अगर तुम नहीं देना चाहते तो मेरा रख लो। नील उसे सवालिया निगाहों के साथ देखने लगता है। अग्नि समझ जाती है कि वो क्या सोच रहा है। ये देख अग्नि नील से बोली, वो ये एक पैर था, तो इसे पैर में ही रहने देते हैं, या तो तुम रख लो या तो मैं। इतना कह वो अपनी जैकेट की पॉकेट से स्वान को निकाल के उसकी ओर बढ़ा देती है, और नील उसे देखता रह जाता है। उसे ऐसा करते देख नील बोला, रुको। नील जल्दी से अपने बैग की जिप खोल के उस स्वान को निकाल के अग्नि की ओर बढ़ाते हुए बोला, मैं इसका क्या करूँगा? इसे तुम ही रख लो, और ये मेरे पास रहे या तुम्हारे पास, एक ही बात है। अग्नि उसकी बात सुन खुश हो जाती है और दोनों स्वान रख लेती है। नील उसे खुश होते देख खुद भी खुश हो जाता है, जिसके बाद दोनों सीढ़ियों से अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। तो वहीं हिमानी जब घर पहुंची तो अर्नव हॉल में ही था। जैसे ही उसे देख कुछ कहने को हुई, अर्नव उसे देखते हुए बोला, तो आ गई घुमाया। हिमानी अर्नव का सवाल सुन हैरान, वो बोली, आपको कैसे पता? अर्नव उसके आगे हाथ बांधे खड़ा था। हिमानी मन में रुद्र को कोसते हुए, ये आपने अच्छा नहीं किया प्रोफेसर साहब, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। इतना कह वो अपने हाथ की मुट्ठियां कस लेती है। तो वही नील जैसे ही रूम में पहुंचा किसी को देख वो चौंक जाता है। वो हैरत के साथ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वहीं अनंत और वायु नील को आंखें फाड़े देखने लगते हैं, और दोनों इशारे में एक दूसरे को पूछते हैं, जैसे कह रहे हो इसे क्या हुआ? वायु बोला, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब हम कहाँ जाएंगे, और तुम इतना चौंक क्यों गए? नील उसकी बात सुन एक गहरी सांस लेता है और आगे कुछ नहीं कहता। वैसे शायद आप सब समझ ही गए होंगे कि रूम में कौन था। चैप्टर 425 इन्हें देव किसने बनाया? द हिमालयन गर्ल। चैप्टर 425 इन्हें देव किसने बनाया? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। थैंक यू सैम एंड रिया फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक आपने देखा कि नील जैसे ही रूम में पहुंचा वो एकदम से चौंकते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी बात सुन वायु और अनंत हैरान हो जाते हैं और आश्चर्य के साथ उसे देखने लगते हैं। वायु नील को देखते हुए, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब हम कहाँ जाएंगे? वायु की बात सुन नील एक गहरी सांस लेते हुए अंदर आ जाता है। तभी उसके कानों में पवन देव की आवाज पड़ती है। वो बोले, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। जी हाँ, ये पवन देव थे।
नील जब रूम में आया तो पवन देव हवा में उड़ते हुए यहाँ से वहाँ टेंशन में चक्कर काट रहे थे, बल्कि नील का इंतजार कर रहे थे ताकि उससे बात कर सके, जिस वजह से नील ने कहा था कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन शायद आप में से कोई नहीं समझ पाया, इसलिए तो मुझे कमेंट में आंसर नहीं दिया। नील उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि टेबल पे अपना बैग रख अपनी आंखें बंद सोफे से टेक लगा बैठ जाता है। तभी पवन देव बोले, तुम सुन रहे हो, हमने कहा हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन नील अब भी चुप था। वजह थी अनंत और वायु, लेकिन पवन देव कहाँ कम थे, वो अपनी बात कहे बिना पीछे कैसे हटते। वैसे भी कभी कभी तो वो अनंत और वायु से भी ज्यादा बचकानी हरकतें करते थे। यही सोच नील मन में, पता नहीं इन्हें देव किसने बनाया। अब की बार पवन देव पूरा नील पे झुकते हुए, तुम सुन भी रहे हो कि नहीं। नील को जब लगा कि आवाज उसके पास से आ रही है तो वो अचानक से जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो एकदम से डर जाता है, क्योंकि पवन देव पूरे हवा में थे और उसके ऊपर झुके हुए थे। वो उनके ऐसा करने से घबरा जाता है, अपने दिल पे हाथ रख खुद को काम डाउन लगता है। तो वही वायु और अनंत दोनों आपस में आज की बातें कर रहे थे। अनंत बोला, वैसे कुछ भी कहो, आज मजा बड़ा आया पहली बार बंद करके। उसकी बात सुन वायु टीजिंग टोन के साथ, बंद करके या भूमि की वजह से, इतना कह वो अपनी आंख दबा देता है। अनंत बस मुस्कुरा देता है। तभी वायु पूछते हुए बोला, वैसे तू उससे बात क्यों नहीं करता, आई मीन तुम दोनों रिलेशन में क्यों नहीं आ जाते, एक बार बात करके तो देख। अनंत कुछ कहता उससे पहले ही उनके कानों में नील को आवाज गूंजती है, आपका दिमाग तो ठीक है, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो थोड़ा गुस्से में बोला। ये देख अनंत और वायु एक बार फिर एक दूसरे को हैरत के साथ देखने लगते हैं। अनंत बोला, ये पागल हो गया है क्या। फिर वो नील को देख अपनी कमर पे हाथ रखते हुए बोला, नील तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वायु भी उसे देखते हुए बोला, हाँ नील, हम तो भूमि से बात करने की बात कह रहे थे, और तुम ऐसा अजीबो गरीब बिहेव क्यों कर रहे हो। नील पवन देव को घूर के देखता है, लेकिन फिर एक गहरी सांस लेते हुए उन्हें देखते हुए बोला, आई एम सॉरी ग्विज, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या तुम दोनों मुझे कुछ वक्त अकेले छोड़ सकते हो प्लीज। इस बार नील का लहजा काफी ज्यादा शांत था। तभी वायु उससे पूछते हुए बोला, तुम ठीक तो हो। नील बस हाँ में सिर हिला देता है। ये देख अनंत और वायु दोनों ही बाहर चले जाते हैं। अनंत बाहर आने के बाद बोला, मुझे लगता है दोनों फिर से झगड़े हैं। उसकी बात सुन वायु हैरानी के साथ, कौन, क्या तुम अग्नि की बात कर रहे हो, तुम्हारा मतलब है वो दोनों। इतना कह वो आंखें फाड़े उसे देखने लगता है। अनंत हाँ में सिर हिला देता है। अनंत बोला, क्योंकि जब भी दिनों ही लड़ते हैं तो नील इसी तरह गुस्सा करता है। उसकी बात सुन वायु बोला, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब ये तो अग्नि से ही पूछ के पता चलेगा। बातें करते हुए वो दोनों अग्नि के रूम में आ जाते हैं। भूमि चेंज करने वॉशरूम में गई थी, तो वहीं अग्नि अपने बेड के साइड टेबल पे स्वॉन सजा रही थी, और उसके कंधे पे मिट्ठू बैठा था। वो मिट्टू से बोली, सुंदर है ना। मिट्ठू भी अपने पंख फड़फड़ाते हुए, सुंदर है, सुंदर है। उसकी बात सुन अग्नि मुस्कुरा देती है और नील की कही बात याद करने लगती है। नील वॉज लाइक, ये तुम्हारे पार रहे या मेरे पास, बात तो एक ही है। यही सोच के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तैर जाती है। तभी अनंत उसके रूम का दूर नॉक करते हुए बोला, क्या हम अंदर आ जाएं? अग्नि मुस्कुराते हुए, अरे आओ ना। वो दोनों अंदर आ जाते हैं, लेकिन अग्नि को देख के ऐसा लगता नहीं कि वो नाराज हो या उसका और नील का कोई झगड़ा हुआ होगा। मिट्टू भी उड़ के अनंत के पास चला जाता है और अनंत उसे सहलाने लगता है। तभी वायु बिना देरी किए अग्नि से पूछते हुए, तारांकन, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या। उसकी बात सुन अग्नि के माथे पे बल पड़ जाते हैं। वो पूछते हुए बोली, किसके साथ। तभी अनंत पूछते हुए, तुम्हारा और नील का। अग्नि उनकी बात सुन हैरानी के साथ, नहीं तो हम भला क्यों झगड़ेंगे, तुम्हें क्या लगता है हम हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। अनंत और वायु बिना देरी किए हाँ में सिर हिला देते हैं। ये देख अग्नि चुप हो जाती है और अपनी लड़ाइयाँ याद करने लगती है। वो मन में बोली, सही तो कह रहे हैं, आज तक दोनों हर वक्त लड़े ही तो हैं। वो अपनी बात को करेक्ट करते हुए बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब है आज हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, इतना कह वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतने में भूमि भी चेंज करके आ जाती है। वो उन्हें अपने रूम में एक पूछते हुए, तुम दोनों यहाँ। अनंत उसकी बात सुन बेचारगी के साथ बोला, हाँ हम यहाँ, अब क्या करें। नील ने रूम से निकाल दिया।
इसलिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। उसकी बात सुन भूमि को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए बोली, इस बार क्या कर दिया तुमने? अनंत लाचारगी के साथ उसे देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हमने कुछ किया होगा? तो वहीं अनंत और वायु के जाने के बाद नील उन्हें देखते हुए बोला, आप क्या करते हैं? क्या आप कोई भी काम नॉर्मल इंसानों की तरह कर सकते हैं? अगर आपको बात करनी थी तो आराम से करते, मैं टेरेस पे आपसे मिलने आ जाता। नील की डांट सुन पवन देव बोले, पहली बात हम इंसान नहीं हैं, दूसरी बात तुम देवों से ऐसे बात नहीं कर सकते, और तीसरी बात जरूरी है इसलिए कहना जरूरी है। नील उनकी बात सुन चिढ़ते हुए, ऐसे भी क्या जरूरी बात करनी है जो आपसे कुछ देर इंतजार भी नहीं हुआ? तो वही अग्नि मन मैन है, क्या मुझे उसे देखने जाना चाहिए? फिर कुछ सोच के खुद से ही बोली, लेकिन मुझ पर भी भड़क गया तो? फिर वो अपने मन को टटोलते हुए बोली, अगर गुस्सा करेगा तो तू भी सुना दियो दो चार। तभी अग्नि बोली, अच्छा तुम सब बातें करो, मैं अभी आई। इतना कह वो चली जाती है। इसे अचानक जाते देख वायु अनंत से बोला, अब इसे क्या हुआ? अनंत अपने कंधे उचकता देता है। तभी वायु बोला, यहाँ रहने से अच्छा है सब नीचे चलते हैं। उसकी बात वो भूमि और अनंत हाँ में सिर हिला देते हैं और नीचे चले जाते हैं। रुद्र भी चेंज करके आ चुका था और किचन में सबके लिए चाय बना रहा था। तो वहीं अग्नि जब नील के रूम में पहुंची तो वो भी वहां पवन देव को देख चौंक जाती है और उसे समझ में आता है कि नील गुस्सा क्यों था। तो वहीं हिमानी भाई के सामने सिर झुकाए थी और अर्नव उसे हाथ बांधे घूर रहा था। ये देख हिमानी माफी मांगते हुए बोली, सॉरी भाई, लेकिन प्रोफेसर सुरभि नहीं आए। हिमानी की बात को वो बीच में ही काटते हुए बोला, तो तुमने सोचा क्लास बंद की जाए? ये कौन सा लॉजिक है, और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? हिमानी, दिस बिहेवियर इज सो इररिस्पॉन्सिबल ऑफ योर्स। कुछ हो जाए तो? हिमानी रोंदू सी शक्ल बनाते हुए, सॉरी भाई, आगे से इन्फॉर्म करके के जाऊंगी। उसकी बात सुन अर्नव हैराना, तो मतलब फिर से बंक करने का प्लान है तुम्हारा? हिमानी को जैसे ही अर्नव की बात सुन एहसास हुआ कि उसने क्या कहा, वो जल्दी से नमे सिर देती है। तभी हिमानी की अम्मा भी हॉल में जाती है। अर्नव को हिमानी की क्लास लगाते देख वो पूछते हुए बोली, अर्नव ये क्या हो रहा है? तुम क्यों हिमानी को परेशान कर रहे हो? अपनी अम्मा की बात सुन अर्नव हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी अम्मा आज हिमानी की साइड पे थी। चैप्टर 426 पवन देव रॉक्स द हिमालयन गर्ल। चैप्टर 426 एवन देव रॉक्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। थैंक यू रिया, निकेता एंड कोमल फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट। सॉरी कोमल एंड सैम, कल आपका कमेंट लेट देखा था। वैसे कोमल जी, आपकी असम्पशन सही थी, नील के रूम में आने वाले पवन देव ही थे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक आपने देखा कि नील अनंत और वायु को रूम से जाने के लिए कहता है, क्योंकि पवन देव नील से बात करना चाहते थे। तो वहीं अनंत और वायु को लगता है कि शायद आज फिर अग्नि और उसका झगड़ा हुआ है, इसलिए नील ऐसे बिहेव कर रहा है। यही बात कॉन्फर्म करने वो अग्नि के पास पहुंच जाते हैं, जो अपने रूम में नील और अपने स्वॉन की जोड़ी को देख रही थी। लेकिन अनंत और वायु को वहां जाके पता चलता है कि ऐसा नहीं है, जिसके बाद अग्नि नील से बात करने चली जाती है और अनंत, वायु और भूमि नीचे हॉल में आ जाते हैं। अग्नि जब रूम में पहुंची तो वहां पवन देव थे, जिन्हें देख अग्नि समझ जाती है कि नील ने वायु और अनंत को रूम से क्यों भगाया। तो वहीं नील और पवन देव की नोकझोंक जारी थी। पवन देव को अग्नि के आने का एहसास हो चुका था। नील के चिढ़ते देख वो अग्नि से बोले, अच्छा हुआ तुम आ गई अग्नि, वरना तुम्हारे इस नील की दुकान से तो बात करना ही बेकार है। दिस टाइम पवन देव रॉक्स एंड अग्नि और नील शौक वो आगे बोले, अरे देखो न, कुछ सुनने की तैयार ही नहीं है। अरे बताओ, इसे देव है हम, कुछ तो तमीज से बात करें। आजकल के बच्चे भी न सारी मॉरल्स घर छोड़ के आते हैं। ये आखिरी लाइन वो जानबूझ के नील को टॉन्ट करते हुए कहते हैं। अग्नि कुछ कहती उससे पहले ही नील बोला, हाँ अग्नि बताओ इन्हें कि देव है ये, क्या देव ऊपर इतने फ्री हो गए हैं कि जब चाहे तक इंसानों के सामने प्रकट हो जाते हैं उन्हें परेशान करने के लिए? अरे बताओ, इन्हें मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ये नहीं कि जब चाहे तब किसी की पर्सनल लाइफ में प्रकट हो गए और तो और चैन की सांस भी नहीं लेने देते। ये नहीं कि रूम में नॉक करके आए या देख ले कि मेरे पास कोई है तो नहीं। नील की बात सुन पवन देव अपने हाथ बांधते हुए बोले, बेटा जी, अगर हम अपॉइंटमेंट लेकर प्राणवायु तुम्हारी भाषा में बोले तो ऑक्सीजन बांटने लगे ना, तो अपॉइंटमेंट लेने के काबिल ही नहीं बचोगे, समझे?
इसलिए अब चुपचाप हमारी बात सुनो, वरना तुम्हारी प्राण वायु छीनने में हम 1 मिनट नहीं लगेगा। नील उन्हें घूर के देखता है, लेकिन पवन देव भी हाथ बांधे एटीट्यूड में खड़े थे। अग्नि बोली, आप दोनों का हो गया हो तो काम की बात करें। नील और पवन देव दोनों ही उसे देखने लगते हैं। तभी पवन देव बोले, सीखो कुछ, तुम लड़कों से ये लड़कियां ज्यादा समझदार हैं। मेरा कितना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। बोलो, वक्त की कोई कदर ही नहीं है। नील उनकी बात सुन सोफे पे बैठते हुए, बिन बुलाए आओगे तो ऐसा ही होगा। पवन देव अपनी आंखें रोल करते हुए, ओ गॉड, ये 21वीं शताब्दी के मनुष्य, कांट हैंडल देम। अग्नि उन्हें घूर के देखते हुए बोली, तो आप क्या है? नील हंसते हुए, चाइनीज माल, सस्ता और किफायती हर जगह मिलता है, तभी तो यहाँ है। मुझे तो लगता है पक्का आपको आपके लोग से निकाल दिया होगा। अग्नि को भी उसकी बात सुन हंसी आ जाती है। तभी पवन देव सीरियस होते हुए बोले, अब हो गया तुम्हारा तो हमारी बात भी ध्यान से सुनो। उन्हें सीरियस होते देख अब नील और अग्नि भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि मजाक अपनी जगह और काम अपनी जगह। पवन देव बोले, तीसरे अंश को शक्तियां मिलने का समय आ गया है। पवन देव की बात सुन नील और अग्नि दोनों एक दूसरे को हैरानी के साथ देख रहे थे। तभी वो आगे बोले, लेकिन अग्नि के साथ जो समस्या थी, वही समस्या उसके साथ भी होगी। इसलिए अग्नि की ही तरह उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए हमें वज्रमणि चाहिए। नील, जो अब बात की गंभीरता को समझ चुका था, वो उनसे हैरानी के साथ पूछते हुए बोला, वज्रमणि? पवन देव अपने हाथ पीछे बांधे हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, हम ममा वज्रमणि। उनकी बात सुन नील बोला, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या वो अभी तक रेडी नहीं हुआ? अग्नि के ब्रेसलेट की तरह। पवन देव बोले, नहीं, इस बार समस्या बड़ी है। अग्नि और वायु एक दूसरे को देखने लगते हैं। अग्नि बोली, कैसी समस्या? पवन देव एक गहरी सांस लेते हुए बोले, वज्रमणि वज्र नगरी में मिलेगी और वहां हम देवों का वहां जाना वर्जित है, यानी कि हम सब वहां नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें जाना होगा। नील हैरत के साथ, वज्र नगरी, अब ये कहाँ हुई और आप वहां क्यों नहीं जा सकते, और अगर आप नहीं जा सकते तो हम कैसे जाएंगे? तारांकन, वो पूछते हुए बोला। अग्नि भी उन्हें देख पूछते हुए बोली, एग्जैक्टली। उन दोनों के सवाल सुन पवन देव बोले, नील, अग्नि वज्र नगरी की मायावी नगरी है और देवों का उस नगरी में जाना वर्जित है। हम वहां कदम भी नहीं रख सकते, लेकिन इस मणि को लेकर आना बहुत जरूरी है, नहीं तो अग्नि की तरह उसकी शक्तियां भी बेकाबू हो जाएंगी और सभी को पता चल सकता है। पवन देव का ऐसा कहना ही था कि नील उन्हें देखते हुए बोला, आप देव भी कितनी पार्शियलिटी करते हैं और चाहते हैं मैं मदद करूं। जब आप शक्तियां बांट रहे थे तो अग्नि और उसे इतनी शक्तियां देने की क्या जरूरत थी जो इनसे संभाले नहीं संभलती, और मुझे देखो, कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरे पास कोई शक्ति है, और अब आप चाहते हैं कि एक बिना पावर्स वाला इंसान ऐसे इंसान की मदद करे जिसे इतनी बड़ी पावर मिलने वाली है। ये आपने अच्छा नहीं किया देव। अगर आप पे केस कर सकता ना तो आपको कोर्ट लेकर जाता और कहता कि इन देवों पे इक्वालिटी बिफोर लॉ भंग करने पर चार्जेस लगाओ और इन्हें इक्वालिटी सिखाओ। इतना कह नील पवन देव को देखने लगता है। तभी पवन देव हल्का मुस्कुराए और बोले, एक कहावत है नील, तुम्हारी अंग्रेजी में, अ पुअर वर्क्समैन ऑलवेज ब्लेम हिज टूल्स। पहले भी बताया है, आज फिर बता रहे हैं, तुम्हारे पास शक्तियां नहीं है, कम है, ज्यादा है, इसमें तुम गॉड को ब्लेम नहीं कर सकते। तुम ये क्यों नहीं देखते, इस 8 अरब की आबादी में नियति ने तुम्हें चुना है। कोई तो बात होगी, और जिन शक्तियों की तुम बात कर रहे हो उन्हें बढ़ाना तुम्हारे हाथ में है। क्या तुमने कभी भी अपनी शक्तियों को पहचानने की कोशिश की? पवन देव उसे देखते हुए बोले। नील उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने कभी कोशिश नहीं की थी और आप खुद को खुद से बेहतर जानते हैं। पवन देव आगे बोले, ऊपर वाला तुम मनुष्यों में कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन तुम्हें जो मिलता है और तुम्हारे साथ क्या होता है, ये तुम्हारी नियति और कर्म निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा और बुरे का बुरा। और तुम तो मुझसे ऐसे शिकायत कर रहे हो जैसे शक्तियां बांटने वाला मैं हूं। मेरा काम तो बहते रहना है, क्योंकि अगर मैं रुका तो सृष्टि रुक जाएगी। तुम्हें शक्तियां मिली क्योंकि देव आदि देव की मर्जी थी, उनकी मर्जी के बिना तो धरती का पत्ता भी नहीं हिल सकता, शक्तियां मिलना तो दूर की बात है। नील बोला, मेरा वो मतलब नहीं था पवन देव, जानते हैं, वरना कब का तुम्हें ऊपर पहुंचा देते। इतना कह वो हंसने लगते हैं। नील उन्हें घूर के देखता है तो पवन देव उससे पूछते हुए बोले, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नील बोला, याद है मैं जब आपसे पहली बार मिला था
तो मैं पुलिस को फ़ोन करने वाला था और आपने मुझे डराने की कोशिश की थी और फिर आप वहाँ से गायब भी हो गए थे। अग्नि हैरत के साथ था, तुम सच में पुलिस को फ़ोन करने वाले थे? नील बोला, और नहीं तो क्या, आधी रात गए रूम में चोरों की तरह घुसे थे, मेरे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं थी। ऊपर से मुझे क्या पता था ये कौन है? नील उन्हें देखते हुए आगे बोला, मैं यहाँ उस एनवलप की वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से आपको ढूंढने आया था ताकि मुझे सवालों के जवाब मिल सके। लेकिन मैं इतना जानता था कि आप मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो डर लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वहीं हिमानी के घर में कुछ दिनों से उल्टी गंगा बह रही थी, क्योंकि हिमानी को बचाने उसकी अम्मा खड़ी थी। अर्नव जब हिमानी को डांट रहा था तो वहाँ रेखा जी आ जाती है और उल्टा उसे ही डांटते हुए कहती है कि वो क्यों हिमानी को परेशान कर रहा है। ये देख अर्नव के साथ साथ हिमानी भी हैरान हो जाती है। रेखा जी हिमानी को देखते हुए बोली, तुम जल्दी से रूम में जाके फ्रेश हो जाओ, मैं जल्दी से चाय बना के लाती हूँ। इतना कह वो किचन में चली जाती है। अर्नव और हिमानी दोनों की आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं। हिमानी अर्नव से, भाई आपको नहीं लगता अम्मा कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही है? कहीं उन्हें सिर पे कोई चोट वोट तो नहीं लगी? हिमानी की बात सुन अर्नव बोला, अब तो मुझे भी यही लगता है। फिर वो उसे देखते हुए आगे बोला, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दिया है। इतना कह वो उसके कान को हल्के से खींच देता है। तभी हिमानी नौटंकी करते हुए बोली, अम्मा देखो भाई मुझे मार रहे हैं। तभी किचन से रेखा जी की आवाज़ आती है, अर्नव छोड़ दे मेरी बेटी को वरना कहीं इस उम्र में तुम ही न पिट जाओ। अर्नव हिमानी को दूर के देखता है। हिमानी मुस्कुराते हुई, अब अम्मा के प्यार का फ़ायदा उठाना तो बनता है। क्यों भाई? इतना कह वो उसे टीज करते हुए चली जाती है। क्या होगा आगे? क्यों है वज्रनगरी में देवताओं को बैन? जब 427 वज्रनगरी, द हिमालयन गर्ल, चैप्टर 427, वज्रनगरी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। थैंक यू कोमल, निकिता, सैम एंड रिया फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। तो चलिए देखते हैं कोमल जी आज एनवलप का सच बाहर आता है या नहीं। क्या होगा आगे ये तो कहानी में ही पता चलेगा। अब आइए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक आपने देखा कि एक और पवन देव, नील और अग्नि से वज्रनगरी के बारे में बात कर रहे थे। तो वही रुद्र किचन में सबके लिए चाय बना रहा था। वो जल्दी से चाय कप्स में डाल के चाय ट्रे में रख के हॉल में ले आता है। जब उसकी नज़र हॉल में बैठे अनंत, वायु और भूमि पे जाती है। रुद्र भूमि को देखते हुए बोला, भूमि तुम जाके समीर और बाकी सबको बुला लाओ, सभी बाहर हैं। रुद्र की बात सुन भूमि जी चाचू कह बाहर सबको बुलाने चली जाती है। तभी रुद्र ट्रे को टेबल पे रखते हुए बोला, ये नील और अग्नि कहाँ हैं? क्या वो भी बाहर हैं? रुद्र की बात सुन अनंत वायु को देखने लगता है। फिर वो विका भरते हुए बोला, चाचू वो दोनों रूम में हैं। उसकी बात सुन रुद्र बोला, जाओ जल्दी उन्हें भी बुला के लाओ, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। अनंत रुद्र की बात सुन उसे मना करते हुए बोला, चाचू मैं तो नहीं जाने वाला। रुद्र उसे घूर के देखते हुए, यह क्यों नहीं जाओगे? पता नहीं चाचू नील का मूड किस बात को लेकर खराब है। अभी अभी उसने ही हमें कमरे से भगाया है, इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इतना कह वो रुद्र को देखने लगता है। तभी रुद्र की भौहें सिकोड़ पूछते हुए बोला, मूड खराब है, लेकिन क्यों? उसके दिमाग में भी सबसे पहले ख्याल नील और अग्नि के झगड़े का आता है, इसलिए वो उनसे पूछते हुए बोला, कहीं अग्नि और नील की फिर से कोई लड़ाई तो नहीं हुई? रुद्र की बात सुन वायुना में सिर हिलाते हुए बोला, हमें भी यही लगा था, लेकिन नहीं, उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ। हमने खुद अग्नि से पूछा है और वो मना कर रही थी। अब वो ही बात करने गई है नील से। रुद्र उन्हें देखते हुए बोला, ओ तुम सब चाय पियो, मैं अभी उन्हें देख के आता हूँ। इतना कह वो भी ऊपर चला जाता है। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसे भी समझने में देर नहीं लगी कि क्यों नील ने उन्हें भगाया होगा। रुद्र पवन देव को देखते हुए, पवन देव आप यहाँ की कर रहे हैं? पवन देव पलट के देखते हैं तो वहाँ रुद्र खड़ा था। ये देख वो बोले, रुद्र अच्छा हुआ आप आ गए, मैं सोच ही रहा था कि इन दोनों को अकेले भेजने के बजाय आपके साथ भेजूं। पवन देव की बात सुन रुद्र बोला, इन्हें कहाँ भेजने की बात हो रही है और आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये कहते हुए उसके चेहरे पे हैरत छलक रही थी। तभी पवन देव रुद्र को सारा माजरा एक्सप्लेन करते हैं। रुद्र जानता था कि ये शक्तियाँ हिमकमल के रक्षकों को मिलने वाली है और अल्टीमेटली रुद्र का गोल भी हिमकमल ही था। रुद्र पवन देव को देखते हुए बोला, लेकिन ये वज्रनगरी है कहाँ और वहाँ आप क्यों नहीं जा सकते? रुद्र की बस सुन पवन देव बोले,
वज्र नगरी पाताल लोक और धरती लोक के बीच एक लोक है, या यूं कहे पाताल लोक का एक हिस्सा। पाताल लोक का स्वर्ग जहाँ सब कुछ है, लेकिन हम देवों को जाना वर्जित है। आदिदेव ने पहले ही लोक बांट दिए थे, जिसमें सिर्फ मनुष्य लोक ही ऐसा लोक है जहाँ सब आ जा सकते हैं, फिर वो चाहे देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, दानव ही क्यों न हो। और बाकी लोक में अगर किसी को जाना हो तो वहाँ के लिए उस लोक के राजा की आज्ञा लेनी पड़ती है। राइट एट्स पाव। तो क्या मनुष्य लोक को हलवा समझ रखा है जो बन रहा है? यहाँ आने के लिए कोई परमिशन नहीं। वैसे सोचा जाए तो मनुष्य लोक में सभी खुद को राजा महाराजा समझते हैं। अगर उस हिसाब से परमिशन लेने लगे फिर तो हो बैठा कोई काम। तभी रुद्र पवन देव से पूछते हुए बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन वहां जाएंगे कैसे और वज्रमणि हम उसे कैसे पहचानेंगे? रुद्र की बात सुन पवन देव मुस्कुराए और बोले, आपको वज्र नगरी के दरवाजे तक छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन उससे आगे का रास्ता आपको ही ढूंढना होगा और वज्रमणि को आपको पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उसे देखते ही समझ जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई रत्न है तो वो है वज्रमणि। यहाँ तक कि देव भी उसे पाना चाहते थे, लेकिन वो मणि साधारण नहीं है। उस मणि में कई शक्तियाँ हैं, इसलिए उसे वहां ला पाना आसान नहीं है, क्योंकि वो वज्र नगरी की बहुमूल्य रत्न है। कहते हैं जिसके पास वो हो वज्र नगरी में उसी को राजा माना जाता है। एक और बात, वज्र नगरी एक मायावी नगरी है, इसलिए वहां जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इसलिए खुद को वहां कैसे बचाना है वो आप सबको खुद देखना होगा। और हाँ, वहां के लोगों के पास एक शक्ति है, अगर वो गुस्सा हो तो भूल के भी वहां के लोगों की आंखों में मत देखना, वरना वही पत्थर बन जाओगे। पवन देव की बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनकी बात सुन नील बोला, आप सीधा क्यों नहीं कहते, आ बैल मुझे मार। ये तो वही बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। एक तो चोरी करने भेज रहे हो, ऊपर से उन्हें गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, वरना पत्थर बन जाएंगे। पवन देव बोले, अगर हम जा सकते तो आपको कभी वहां जाने के लिए नहीं कहते नील। तो वहीं नीचे क्रिस्टीन सबके साथ बैठ के चाय का कप उठा लेती है, लेकिन जब उसे रुद्र नहीं दिखता तो वो पूछते हुए बोली, वेयर इज रुद्र, कहीं नजर नहीं आ रहा। उसकी बात सुन समीर भी अनंत से पूछता है। वो हंसते हुए, हाँ अनंत, ये रुद्र चाय बनाने के बाद खुद कहाँ गया? अनंत बस उन्हें इतना बताता था है कि नील से बात करने गया है। तो वही क्रिस्टीन को पूरे घर में एक अजीब सी एनर्जी को महसूस कर रही थी, एक अजीब सा एहसास, क्योंकि वो हमेशा एनर्जी से काम करती रहती थी। क्या होगा आगे? क्या रुद्र मान जाएगा वज्र नगरी में जाने के लिए? क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि वो तीसरा इंसान जिसे हिमकमल के रक्षक की शक्तियां मिलने वाली हैं वो और कोई नहीं बल्कि अनंत है। द हिमालयन गर्ल, चैप्टर 428। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। थैंक यू सैम एंड निकिता जी फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स, लेकिन बाकी सब कहाँ रह गए? कमेंट्स कर दिया करो यार, और कमेंट न सही तो एटलीस्ट एक लाइक। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक आपने देखा कि पवन देव, रुद्र, नील और अग्नि तीनों को वज्र नगरी के बारे में बता रहे थे। वो उन्हें बताते हुए कहते हैं कि वज्र नगरी पाताल लोक का ही एक हिस्सा है, वही उन्हें वज्रमणि मिलेगी, लेकिन वो उन्हें खुद ढूंढनी होगी। साथ ही ये भी बताते हैं कि जिसके पास वो मणि होगी वहाँ के लोग उसकी ही बात मानेंगे, लेकिन साथ ही वो उन्हें सचेत करते हुए कहते हैं कि अगर वहाँ के लोगों को गुस्सा में हो तो उनकी आंखों में न देखें, वरना पत्थर बन जाओगे। पवन देव की बात सुन वो तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नील तो उनकी बात पे थोड़ा बिगड़ भी जाता है, ये उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था, लेकिन और कोई चारा न होने की वजह से कोई कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद पवन देव उन्हें रात को 12 बजे रेडी रहने को कहते हैं, जिसके बाद वो तीनों नीचे आ जाते हैं। लेकिन दिमाग में पवन देव की बातें घूम रही थी। तो वहीं हिमानी को भी उसकी अम्मा जी ने डांट से बचा लिया था। हिमानी और अर्नब दोनों ही शॉक्ड थे, क्योंकि रेखा जी हिमानी की साइड ले रही थी, लेकिन उसे रुद्र पे गुस्सा भी था। वो जल्दी से कपड़े चेंज कर रुद्र को सबक सिखाने भागती है। जैसी ही वो हॉल में पहुंची तभी रेखा जी उसे किचन के दरवाजे आवाज लगाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, कहाँ चली सवारी, चाय तो पीती जा। हिमानी उनकी बात सुनना चाहते हुए भी अपने कदमों को रोक लेती है। वो बोली, तारानकन, अरे अम्मा, अच्छा लाइए दीजिए। इतना कह वो उनके पास चली जाती है और ट्रे पर से अपनी चाय की प्याली उठा लेती है। रुद्र को सबक सिखाने के चक्कर में वो चाय जल्दी जल्दी खत्म करना चाहती थी, इसलिए गर्मा गर्म चाय का सिप ले लेती है, जिससे उसका मुंह जल जाता है
और वो अपने हाथ से हवा करते हुए बोली, सिया ये बहुत गर्म है। ये देख रेखा जी उसे डांटते हुए बोली, अरे मठी तो तुझे किस बात की जल्दी है, आराम से बैठ के पी, महादेव बचाएं इस पगली से। चल अब, इतना कह वो हॉल की ओर बढ़ जाती है। हिमानी भी उनके पीछे पीछे हॉल में आके बैठ जाती है। अब उसे सबक मिल चुका था, इसलिए अब धीरे धीरे चाय को फूंक मार के अपनी चाय खत्म करती है। वो कहावत तो सुनी ही होगी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। कुछ ऐसा ही समझिए। चाय खत्म करने के बाद वो अपनी माँ से बोली, अम्मा चाय हो गई, क्या अब मैं जाऊं? ये देख रेखा जी बोली, हाँ जैसे मेरे रोकने से तुम रुक जाओगी। जाओ। हिमानी वहां से चली जाती है और रेखा जी की आंखें नम हो जाती हैं। 15 दिन से 2 दिन पूरे हो चुके हैं। उनकी आंखों से आंसू लुढ़क के गालों पे आ जाते हैं, लेकिन वो जल्दी ही उन्हें पोंछ लेती हैं और वापस से रसोई में चली जाती हैं। तो वहीं हिमानी पहुंच जाती है अपने प्रोफेसर साहब के पास, जो बेचारा अभी चाय का कप हाथ में लेकर पीने जा ही रहा था। तभी उसके कानों में हिमानी की मधुर आवाज पड़ी। अब वो इतनी मधुर थी कि चाय रुद्र ने ऑलमोस्ट चाय का ठसका लग जाता है। हिमानी हमेशा की तरह कमर पे हाथ रख हल्की नाराजगी के साथ बोली, प्रोफेसर साहब। सब हिमानी को देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो उसे देख के समझ गए थे कि वो गुस्से में है। सब इशारे से एक दूसरे को देख पूछने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था, इसलिए फिर सभी कंधे उचक्का देते हैं। रुद्र हिमानी को देखते हुए, तुम यहाँ? हिमानी बनावटी मुस्कान के साथ, जी हम यहाँ। फिर वो रुद्र वाले सोफे पे बची हुई जगह पे अपने दोनों घुटनों को फोल्डकर बैठते हुए बोली, अपने ऐसा क्यों किया? ये कहते हुए उसके बात करने के लहजे में गुस्सा था। रुद्र हैरत के साथ पूछते हुए बोला, अब मैंने क्या किया? हिमानी गुस्से में बोली, बनिए मत, हम सब जानते हैं आप इतने भी भोले नहीं हैं। प्रोफेसर साहब। रुद्र को अब भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो दोनों इस वक्त ऐसे लग रही थे जैसे एक छोटी सी बिल्ली एक शेर को डराने की कोशिश कर रही हो। पता नहीं वो ऐसे कैसे कर लेती थी। रुद्र भी थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, तुम कुछ बताओगी तब तो कुछ पता चलेगा ना। हिमानी। रुद्र की बात सुन हिमानी उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, आपसे मना किया था ना भाई को बीच में मत लाना। फिर उन्हें क्यों बताया? रुद्र की बाहें सिकुड़ जाती हैं। कहीं न कहीं उसे आइडिया हो जाता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। वो पूछते हुए, और मैंने तुम्हारे भाई को क्या बताया? हिमानी अब उसकी एक नहीं सुनने वाली थी। वो अपना हाथ दिखाते हुए बोली, बस भी कीजिए, और कितना झूठ बोलेंगे? आपने ही तो धमकी दी थी ना कि मुझे तो भाई देखेंगे। मिल गया चैन, अब तो खुश है न हमें भाई की डांट खिला के। लेकिन ऐसा करके मिला क्या आपको? वो उसे घूरते हुए बोली। रुद्र अब भी शांत था। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मैंने अर्नव को कुछ नहीं बताया। हिमानी बोली, झूठ मत कहिए प्रोफेसर साहब, आप नहीं तो और कौन? समीर और बाकी सब उनकी नोक-झोंक देख एक दूसरे को देखने लगते हैं। अनंत बोला, पता नहीं चाचू को भोली भाली हिमानी को परेशान करने में क्या मिलता है। अनंत की बात सुन नील, भूमि, अग्नि और वायु वाज लाइक, हिमानी तुझे कहाँ से भोली भाली लगती है? फिर वो आगे बोला, पता है हार जाएंगे, लेकिन फिर भी। उसकी बात सुन सभी उस ओर देखने लगते हैं। तो वहीं रीवा भी ये देख मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आज हिमानी कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। उनकी बात सुन समीर मुस्कुराते हुए, वो ज्यादातर ऐसे ही रहती है, आपको भी आदत हो जाएगी। तो वहीं क्रिस्टीन को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी अमेरिकन एक्सेंट में पूछते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन अच्छी एंग्री, पर वो गुस्सा क्यों है? उनकी बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। रुद्र, हिमानी को विश्वास दिलाने के लिए, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है न, तो तुम समीर से क्यों नहीं पूछती? फिर वो समीर को देखते हुए बोला, क्यों समीर बताओ हिमानी को कि मैंने अर्नव को कुछ नहीं बताया। रुद्र ने जैसे ही समीर का नाम लिया हिमानी उसे घूर के देखती है। हिमानी बोली, क्या ये सब आपके किया है? समीर हकलाते हुए, अरे अरे अरे, रुद्र खुद को बचाने के लिए मुझ पे ब्लेम लगाना बंद कर समझा। अरे हिमानी एक नंबर का झूठा इंसान है, ये झूठ कह रहा है। जब 429 आप ऐसा नहीं कर सकते प्रोफेसर साहब। द हिमालयन गर्ल, चैप्टर 429, आप ऐसा नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और आजकल कहाँ बिजी हैं जो कमेंट करने का टाइम भी नहीं है आपके पास? कम से कम शिकायत ही कर दो कि दी लंबा चैप्टर 2 आजकल छोटा चैप्टर दे रही हो। आपकी शिकायतें भी अच्छी लगती हैं। सॉरी गुइस, थोड़ा बिजी चल रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड।
By the way, thank you Sam and Nikita जी for your beautiful comments. वैसे सैम जी अपने सही कहा, हमारी हिमानी के सामने कोई टिक सकता है क्या? तो चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक आपने देखा कि हिमानी रुद्र की क्लास लेने में बिजी थी, क्योंकि उसे लगता था कि रुद्र ने ही अर्नव को उनके क्लास बंद करने के बारे में बताया है। रुद्र हिमानी से मना करते हुए कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो चाहे तो समीर से पूछ सकती है। लेकिन एक बात बताओ, बिल्ली को कभी दूध की रखवाली करते देखा है? और यार तो होते ही कमीने हैं। वैसा ही कुछ हॉल समीर का था। अब वो हिमानी से पीटना थोड़े ही चाहता था, इसलिए वो सारा इल्जाम ही रुद्र पे डाल देता है, ये कहते हुए कि ये सब उसी ने किया है। और रुद्र फटी आंखों से उसे देख रहा था। तो वही बाकी सब कहीं न कहीं समझ चुके थे कि ये सारा किया धरा उनके समीर चाचू का है। क्रिस्टीन सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। वो कभी एक को देखती कभी दूसरे को, लेकिन अब ये बात हमारी अड़बोली हिमानी को कौन समझाए। वो अपनी आंखें छोटी कर रुद्र को देख हाथ बांधते हुए बोली, लो अब तो इन्होंने भी कह दिया, अब भी कहना है आपको कुछ? झूठ के पाँव नहीं होते प्रोफेसर साहब, लेकिन पकड़ा जाता है, फिर चाहे आप कितना भी झूठ कह ले। पर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये तो शुक्र है अम्मा ने बचा लिया, वरना हमें भाई की डांट से कौन बचाता। आज तो बाबा भी घर पे नहीं थे। हिमानी रुद्र से शिकायत करते हुए बोली। तो वही रुद्र समीर को मन में कोसते हुए, समीर के बच्चे तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लगता है मरना चाहता है। फिर वो समीर को घूरते हुए, समीर सच क्या है वो बताओ। रुद्र अभी कह ही था कि तभी हिमानी अपने दोनों हाथों से रुद्र का चेहरा पकड़ के अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, उधर क्या बात कर रहे हैं, मुझसे बात कीजिए पहले। रुद्र हिमानी की इस हरकत पे हैरत के साथ उसे देखता रहता है। तो वही बाकी सब भी हिमानी को फटी आंखों से देख रहे थे। अनंत वायु से बोला, ये क्या कर रही है? क्या चाचू के गुस्से को बढ़ाना चाहती है? बड़ी मुश्किल से एक डिनर पे बात खत्म हुई है, अब क्या ब्रेकफास्ट पे भी भूखा रखवा के ही मानेगी? वायु उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। क्रिस्टीन ने जब ये देख तो वो खुद हैरान थी। क्रिस्टन वहां बैठे सबसे धीरे से पूछते हुए, इज देयर सो मच हीट गोइंग ऑन, आई मीन आर दे डेटिंग ईच अदर? क्रिस्टीन की बात सुन वहां बैठे सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। अग्नि के अलावा किसी के दिमाग में ये फितूर नहीं था। अब उसे कंपनी देने वाली क्रिस्टीन भी आ गई थी। तभी अनंत उसकी बातें को हवा में टालते हुए बोला, नो मिस, दे वोंट। आप कैसी बातें कर रही हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल? अनंत मन में माना कि ये अंग्रेज इतने ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन कहाँ हिमानी और कहाँ चाचू कुछ भी कह रही हैं। तो वहीं अग्नि तिरछी मुस्कान के साथ उन्हें देखते हुए मन में, अभी तो नहीं लेकिन फ्यूचर का पता नहीं। वैसे मुझे दोनों के डेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नील भी सामने देख रहा था, उसे अग्नि की बात याद थी। वो सामने से नजर हटा एक बार अग्नि को देखता है, जो दोनों को देख मुस्कुरा रही थी। नील खुद से, क्या ऐसा हो सकता है कि चाचू और हिमानी सच में? यही सोच के उसकी भी आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर वो अपने ख्याल को झटकते हुए बोला, नील स्टॉप इट, ये सब अग्नि के दिमाग की उपज है, जो तेरे दिमाग में फितूर भर रही है, इससे दूर रह। तभी अग्नि भूमि के कान में धीरे पूछते हुए बोली, वैसे भूमि व्हाट डू यू थिंक? भूमि उसे सवालिया निगाहों के साथ देखने लगती है। तभी अग्नि उसे देखते हुए, अरे मेरा मतलब है कि चाचू और हिमानी सच में, नॉट नाउ बट मे बी इन फ्यूचर, एक दूसरे को डेट करें। अग्नि की बात सुन भूमि की आंखें फैल जाती है, लेकिन फिर वो भी सामने देखने लगती है। भूमि कुछ सोचते हुए बोली, मैं इस बारे में कुछ कह तो नहीं सकती, लेकिन चाचू और हिमानी मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो वही ये देख समीर के मन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। वो मन में, रुद्र अब तो ये मुझे ही नहीं सबको दिखने लगा है। तुम दोनों के बीच के ये बॉन्ड क्या है, इसे तुम दोनों ही समझ सकते हो। और मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहता हूँ। तभी रीवा क्रिस्टीन की गलतफहमी दूर करते हुए बोली, नो एक्चुअली हिमानी रुद्र की स्टूडेंट है। रीवा की बात सुन क्रिस्टीन मन में, बट देखने से ऐसा तो नहीं लगता। There is something, I can feel that chemistry between two. क्योंकि उसे याद था, रुद्र कॉलेज में कभी भी किसी लड़की, इवन लड़की क्या लड़कों से भी बात नहीं करता था। रुद्र कोई इजी गोइंग पर्सन नहीं है। समीर के अलावा हार्डली ही उसके कोई दोस्त थे, और थे भी तो वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। मन में इतना सोच वो उन दोनों को देखने लगती है। तभी हिमानी अपने कमर पे रख सीधा बैठते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे बात कर ही क्यों रही हूँ। अब मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ खुद से मतलब है।
मतलबी इंसान कहीं के। रुद्र उसकी हरकत में मुंह खोले उसे देखते हुए बोला, तुमने अभी अभी क्या कहा? मैं और मतलबी, हिमानी बोली, और नहीं तो क्या। फिर वो उससे आंखें फेरते हुए बोली, आप मुझसे बात मत कीजिए, क्योंकि मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी। उसकी बात सुन रुद्र अपनी भौहें उचकाते हुए, आर यू श्योर? हिमानी बोली, कहा ना, नहीं करनी मतलब नहीं करनी। उसकी बात सुन रुद्र बोला, एज यू विश। फिर वो बाकी सबको देखते हुए बोला, वैसे मैं आप सबसे कहने वाला था, आप सभी 5:30 बजे तक रेडी रहिएगा। हिमानी जो मुंह देते बैठी थी रुद्र को देखने लगती है। वो पूछते हुए, हम कहीं जा रहे हैं? उसकी बात सुन रुद्र अपनी भौं ऊपर उचकाते हुए, हम सब फेस्टिवल में जा रहे हैं। लेकिन तुम नहीं, सिर्फ हम। इतना कह वो उंगली से वहां बैठे सबकी ओर इशारा कर देता है। तभी वो आगे बोला, और तुम तो मुझसे कोई बात नहीं करने वाली थी ना, तो कोई जरूरत नहीं है साथ आने की भी। इतना कह वो अपनी चाय को एक ही घूंट में खत्म कर अपनी जगह से खड़ा होकर सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ जाता है। तो वहीं हिमानी का तो ये सुन के कि उसके अलावा सब जा रहे हैं, उसका चेहरा ही लटक जाता है और वो सबको देखने लगती है। वो खुद से ही बोली, क्या जरूरत थी खामखा नाराज होने की, अब मानती रही हो। वो भी जल्दी से उसके पीछे पीछे भागते हुए बोली, प्रोफेसर साहब, अरे आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारा वो मतलब नहीं था। अरे सुनिए तो। लेकिन रुद्र जा चुका था। तो वहीं हिमानी को शेरनी से एक बार फिर भीगी बिल्ली बनते देख सभी को हंसी आ जाती है। वो भी सीढ़ियों पर से भागते हुए उसके पीछे पीछे उसके रूम तक आ गई थी। तो वही वायु समीर से पूछते हुए बोला, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं चाचू? समीर मुस्कुराते हुए, रुद्र ने कहा ना, फेस्टिवल है तो वहीं जा रहे हैं, आप सब जल्दी से रेडी हो जाओ। लेकिन हिमानी का क्या? अनंत पूछते हुए। उसकी बात सुन समीर हंसते हुए, हिमानी अपना खुद देख लेगी, इसलिए तुम जाके रेडी हो जाओ। क्या होगा आगे? क्या हिमानी मना पाएगी रुद्र को? अगर हाँ तो कैसे और कितने पापड़ बेलने वाली है हिमानी? चैप्टर 430 बारात, द हिमालयन गर्ल। चैप्टर 430 बारात। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। लेकिन इतने कहाँ बिजी हो जो ना कमेंट्स और न लाइक्स? वैसे थैंक निकेता जी फॉर योर कमेंट, एक आप ही है जो नहीं भूलती, बाकी सब भुलक कर दोस्त पल्ले पड़े। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक आपने देखा कि रुद्र और हिमानी के बीच नोकझोंक जारी थी, जहां हिमानी नाराजगी में रुद्र से कहती है कि वो उससे बात नहीं करेगी। रुद्र भी उसकी बातों को इग्नोर कर सबको 5:30 बजे तक रेडी रहने को कहता है, क्योंकि उन्हें फेस्टिवल में जाना था। लेकिन जब हिमानी रुद्र से पूछती है कि हम सभी कहीं जा रहे हैं, तो रुद्र उससे मना करते हुए कहता है कि सभी, लेकिन उसे छोड़ के। रुद्र की बात सुन अब तो हिमानी को खुद पे ही गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों रुद्र पे नाराजगी जताई, और फिर वो रुद्र को मनाने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन रुद्र उसकी कुछ भी सुने बिना वहां से उठ के चला जाता है और हिमानी उसके पीछे उसे मनाने के लिए जाते हुए, अरे प्रोफेसर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, रुकिए, तो हमें भी जाना है, साथ के चलिए न। लेकिन रुद्र उसकी एक नहीं सुनता। तो वही बाकी सब ये देख हंस देते हैं। अग्नि हिमानी को रुद्र के पीछे जाते देख बोली, अब चाचू के पीछे पीछे घूमेगी मनाने के लिए? भूमि उसे देख मुस्कुराते हुए, टेक अ चिल पिल, वो चाचू को जल्द ही मना लेगी। भूमि की बात सुन क्रिस्टीन मुस्कुराते हुए अपनी अमेरिकन एसेंट में, मुझे नहीं लगता रुद्र मानेगा, क्योंकि वो कॉलेज में भी ऐसा ही था। नो मीन्स नो, व्हाट से समीर, मैं सही कह रहा हूँ ना? उसकी बात सुन समीर नील, अग्नि, वायु और अनंत को देखने लगता है और मुस्कुरा देता है। बाकी सब भी उसे देख मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि हिमानी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। क्रिस्टन को ये सब अजीब लगता है। वो कंफ्यूज्ड सी, कभी बच्चों को देखती तो कभी समीर को। उसे उनके हंसने का मतलब समझ में नहीं आता, इसलिए वो समीर को देख पूछते हुए, वाई आर यू स्माइलिंग? मैं कुछ गलत कह गया क्या? उसकी बात सुन समीर मुस्कुराते हुए, बस थोड़ा वेट करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उनकी बातें सुन रीवा बोली, अच्छा, बातें बाद में, जल्दी से रेडी हो जाते हैं, आज मैं, अर्जुन और दीदा भी साथ चलेंगे। वैसे भी इस फ्राइडे की टिकट्स हैं, तो एक लास्ट बार आप सबके साथ बाहर घूम के आते हैं। रीवा की बात सुन नील का चेहरा लटक जाता है। जब भी वो उनके जाने के बारे में सोच रहा था, इट हर्ट्स नील, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये कुछ दिन जो उसने अपनी फैमिली के साथ बिताए थे, ये उसकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स थे। जो प्यार उसे मुंबई में रह के पिछले 18 सालों में नहीं मिला, वो यहाँ उसे 15-20 दिनों में मिला था। जिस प्यार के लिए वो तरसता रहा,
इन बीते कुछ दिनों में वो प्यार वो अपनापन उसे मिला था। अब उसके मन में कोई शिकवा या नाराजगी नहीं थी। वो खुश था, लेकिन साथ ही अब थोड़ा इमोशनल भी। लेकिन अफसोस बड़ा हो चुका था और अब रो के अपने इमोशंस नहीं दिखा सकता था। लेकिन उसकी नीली आंखें अपने ही आंखों के पानी में डूबने लगी थी। नमी उसकी आंखों में उतर आई थी। राइटर्स पाव, वेल कुछ भी कहो, इस मामले में हम लड़कियों को मजे हैं। हम जब चाहे तब गंगा जमुना बहा सकती है, कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि गर्ल्स न हैं। लेकिन मैंने कई बार लड़कों को मन मारते हुए देखा है। नम आंखें हों फिर भी उन्हें मुस्कुराते देखा है। कंधे कई बार जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होने पर भी उन्हें फिर भी चट्टान की तरह मजबूत देखा है। ये तो हमारे माइंडसेट है, वरना मैंने तो लड़के और लड़की दोनों में बराबर का इंसान देखा है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। तभी दीदा रीवा की जाने वाली बात सुन उसे देखते हुए बोली, और तुम बच्चा लोग के बीच में हम क्या करेगा जाके? तुम अर्जुन और नील बाबा जाके आओ, हम घर पे ही रहेगा। तभी नील उन्हें देखते हुए बोला, लेकिन दीदा। तभी दीदा बोली, नील बाबा अब मैं बूढ़ा हो चुका है, ज्यादा देर न बैठ सकता न चल सकता, ऊपर से दवाई लेकर जल्दी सोना होता है। तुम बच्चा लोग जाके आओ, हम यही ठीक हैं। उनकी बात सुन कोई भी आगे कुछ नहीं कहता। समीर बोला, तारांकन तो सब जल्दी करो, जाके रेडी हो जाओ। समीर की बात सुन सभी वहां से अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। तो वहीं वेदिका आचार्य जी से बात करने के बाद रेडी होने अपने रूम में चली जाती है। लेकिन रेडी होने से पहले अर्नव को कॉल करती है। अर्नव भी इस वक्त रेडी होने जा ही रहा था, या यूं कहे खुद पे शर्ट लगा लगा के आईने के सामने चेक कर रहा था। लेकिन वेदिका का फोन कॉल आते देख रुक जाता है और मुस्कुराते हुए फोन को उठा कॉल पिक कर कान से लगाते हुए बोला, क्या बात है, इतना मिस कर रही हो? वेदिका उसकी बात सुन खुद में मुस्कुराने लगती है, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल कर अर्नव से बोली, कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे तुम? मैं भला तुम्हें क्यों ही मिस करने लगी? अभी कॉलेज में साथ ही तो थे। वेदिका की बात सुन अर्नव अपने हाथ में पकड़ी लेमन कलर की शर्ट को आईने के सामने खड़ा होकर खुद पे चेक करते हुए बोला, तभी तो कह रहा हूँ, अभी तो मिले थे और अभी से इतना मिस कर रही हो। दूसरी तरफ से वेदिका अपनी आंखें नीचे खुद को ब्लश करने से नहीं रोक पाती। अर्नव अब भी उसके कहने का इंतजार कर रहा था। तभी वेदिका बोली, ख्याली पुलाव बनाना बंद करो और ये बताओ लेने कब तक आ रहे हो? अर्नव मुस्कुराते हुए, आप बताएं, हम तब बारात लेकर आपके पास जाएंगे। उसकी बात सुन वेदिका की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अर्नव ने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया था। वो हैरत के साथ, बारात? अर्नव को पहली वाली शर्ट अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो दूसरी शर्ट को देखते हुए, बारात, उसे लेकर ही तो आऊंगा तुम्हें लेने। वेदिका मुस्कुराते हुए बोली, अर्नव, वेदिका, तुम पागल हो चुके हो। अर्नव मुस्कुराकर गुनगुनाते हुए, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। वेदिका उसकी बात सुन खुद को हंसने से नहीं रोक पाती। वो बोली, बस करो अर्नव और जल्दी आओ, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। तभी अर्नव अपने लिए एक नेवी ब्लू शर्ट निकालते हुए बोला, आप जितनी जल्दी आप फोन रखेंगी, हम उतनी जल्दी रेडी होकर आप तक पहुंच जाएंगे। वेदिका कह फोन काट देती है। अर्नव भी फोन को बेड पे उछाल के जल्दी से रेडी होने चला जाता है। वेदिका अभी भी फोन को हाथ में लिए मुस्कुराए जा रही थी। वो खुद में ही बोली, पागल कहीं का, पहले दिल की बात कहने में इतना टाइम लगा दिया और अब फ्लर्ट कर रहे हैं। खुद से इतना कह वो अपने लिए आज ब्लू कलर का पटियाला सूट लेकर चेंज करने चली जाती है। तो वहीं अभी भी हिमानी का रुद्र को मनाना बाकी था। वो उसके पीछे पीछे उसके रूम तक आ गई थी, लेकिन रुद्र उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। हिमानी रुद्र को देखते हुए, प्रोफेसर साहब, आप सुनते क्यों नहीं हैं? हर वक्त इतनी अकड़ भी अच्छी नहीं होती, मान जाए न। हिमानी की बात सुन रुद्र बोला, हाँ तो ऐसे अकड़ वाले इंसान से आप दूर रहिए हिमानी साहिबा। कोई जरूरत नहीं है मिलने की, बात करने की, और आप रूम से बाहर जा सकती हैं। रुद्र की बात सुन हिमानी कमर पे हाथ रखते हुए बोली, नहीं जाएंगे, जो करना है कीजिए। रुद्र उसे देखते हुए बोला, मैंने कहा न जाओ। हिमानी पाउट करते हुए बोली, वही तो कह रही हूँ, अपने साथ ले जाओ प्लीज प्रोफेसर साहब, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं होता सेहत के लिए। उसकी बात सुन रुद्र बोला, गुस्सा अभी तुमने देखा कहाँ है? जिस दिन देखोगी मुझसे ऐसे बात नहीं करोगी। हिमानी उसे देखते हुए, तो आप हम पे गुस्सा करेंगे? रुद्र बोला, हरकतें देखी हैं अपनी, क्लास को तुमने बंद किया, गलती तुमने की, सच तुमने छुपाया, ऊपर से नीचे तुमने अपना बात करने का लहजा देखा। कैसा था?
और एक और बात, मैंने तुम्हारे भाई को कुछ नहीं बताया। हिमानी रुद्र की बात सुन उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, अच्छा बाबा सॉरी। प्लीज प्रोफेसर साहब मान जाए न, वैसे भी आपको मुझे कहाँ उठा के लेके जाना है। रुद्र कभी उसे देखता तो कभी उसके हाथ को जिससे उसने अपना हाथ पकड़ा हुआ था। रुद्र एक गहरी सांस लेते हुए बोला, हिमानी बचकानी हरकतें छोड़ो और अब बड़ी हो जाओ। मुझे तुम लोगों के बंद करने से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट तुम बता तो सकते थे ना। हिमानी अपने कान पकड़ते हुए, अच्छा आई प्रॉमिस आगे से बता कि क्लास बंद करेंगे। अब ठीक है। रुद्र उसे घूर के देखता है। ये देख हिमानी बोली, अब तो प्रॉमिस भी कर दिया, अब तो ऐसे देखना बंद करे। हम जल्दी से तैयार होकर आते हैं। इतना कह वो भी रेडी होने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी गाड़ी के पास खड़ा होकर हिमानी के आने का ही इंतजार कर रहे थे। अर्नव पहले ही वेदिका को लेने जा चुका था। अर्जुन भी आ चुका था। रुद्र, समीर, अर्जुन, रीवा और कृष्ण एक गाड़ी से जाने वाले थे, जबकि नील और उसके दोस्त हमेशा की तरह एक साथ। सभी काफी अच्छे लग रहे थे। अग्नि ने ब्लैक कलर की नी लेंथ ड्रेस के साथ अपनी लेदर जैकेट और बालों को खुला छोड़ा था। भूमि स्लीवलेस एंकल लेंथ लॉन्ग फ्लोरल पर्पल कलर अनारकली सूट पहना था और बालों को उसने भी खुला छोड़ा था। जबकि अनंत, नील और वायु तीनों ने ही ब्लू, ब्लैक और ऑफ वाइट कलर की हुडी पहनी थी और साथ में जीन्स की पैंट्स। तो वहीं रुद्र, समीर और अर्जुन तीनों ही 3 पीसीएस सूट में थे, जबकि रीवा व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ हाई वेस्ट पे एच कलर का प्लाट्सो और क्रिस्टीन ने बेबी पिंक कलर की चोकर वन शोल्डर अलाइन ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। तभी हिमानी अपने घर से बाहर आती है। रेखा जी उसे अंदर से संभाल के जाने को कह रही थी। हिमानी जी अम्मा कहते हैं बरामदे से नीचे आती हैं। ऑफ वाइट कलर का फ्लोरल सलवार सूट, जिसकी कुर्ती प्लेन थी और दुपट्टे का प्रिंट उसकी बॉटम से मैच कर रहा था। बालों की ढीली सी चोटी जो उसने आगे रखी हुई थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो उनके पास आते हुए बोली, अब चलें। सब हाँ में सिर हिला देते हैं। क्या होगा आगे जब सब पहुंचेंगे मिनिस्ट्री? और क्या रुद्र, नील और अग्नि तैयार है पवन देव के मिशन के लिए?